का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और मेरे साथ जो बैठे हैं इनका नाम योगेश पटेल जी है। नमस्कार दोस्तों। योगेश पटेल जी का इस मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो बताएं सर कितना एक्सपीरियंस है आपका इस मार्केट में? मैं सन 2009 से काम कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में और मुझे 15 ईयर कह सकते हैं आप। 14 ईयर समथिंग कुछ मंथ हो चुके हैं, तो 15 ईयर का हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। स्टार्टिंग पे जो लोगों का क्या कहा जाए, न्यूजेस और ह्यूमर्स जो फैलते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ समय अच्छा डाउन भी रहा है, पर हाँ जब मैंने नॉलेज गेन करना चालू किया, सही ट्रैक पे गया, मार्केट को मैंने एनालिसिस किया और समझा। प्रेजेंट में आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं घर पर बैठ कर, और आप देख रहे होंगे, मतलब ये मेरा डेली रूटीन है। ओके, तो मैं बेसिकली ये समझूं कि आपको भी प्रॉफिट लॉस का सब कुछ सामना करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। नोबडी कैन से टाइम द मार्केट। आप स्टॉक मार्केट का टाइम कोई नहीं बता सकता है, आपको तो वो मार्केट का टाइम पकड़ना है। चलिए, तो मैं अभी हम लोगों को ये चीज़ पकड़ना है। मैं चाहता हूँ बेसिकली आप लोगों को, आपको इसीलिए बुलाया गया है और हम लोग इसीलिए स्टार्ट किए ये प्रयोग पाठशाला इसीलिए स्टार्ट किया हूँ कि ताकि जो आपका एक्सपीरियंस है ना जी सर, वो एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक ये जाए, और ताकि वो लोग वो गलतियां ना करें जो कि हमसे हो जाती है या सभी लोग करते हैं या आपने भी की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस से हम लोग आगे बढ़ें। सर मैं सबसे पहले आपको अभी सेबी का, सेबी तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझते होंगे सर, और आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं समझता हूँ, पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं समझते। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है फाइनेंशियली सारी चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशंस, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाती है। आप इसको एक समझ सकते हैं, एक सरकारी संस्था है और जो इसको सबको मैनेज करती है। इस प्रकार आरबीआई बैंकों को मैनेज करता है, IRDA इनका इंश्योरेंस को मैनेज करता है, उसी प्रकार सेबी मार्केट को रेगुलेट करती है। Okay. सेबी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देती है कि 100 में से 95%, मतलब हर 100 ट्रेडर में से 95% लोग लॉस पे हैं। तो ये लॉस पे इतने % लोग क्यों होते हैं? अवेयर नहीं है सर। एक्चुअली आप समझिए कि मार्केट को गैम्बलिंग बना लिया है। मतलब उनको हमको ये लग रहा है स्टॉक मार्केट एक समय, स्टॉक मार्केट ना एक बिजनेस है, आप उसको बिजनेस कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग नहीं है, कि सट्टा नहीं है कि मैंने आज डाला और कल निकाला, आज डाला और कल निकाला। लोग तो इसीलिए आते हैं ना कि भाई हम इसमें जल्दी पैसा कमा सकें। सर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक आप समझिए कि रेस में गधे घोड़े सब दौड़ते हैं। आपका डिसीजन है कि आपको गधा बनना है, घोड़ा बनना है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 95% लोग गधे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब अगर आप लॉस पे हैं तो आप कुछ, तो क्या हम इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते? मैं तो कमा रहा हूँ ना सर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। और आप एक चीज़ समझिए, मार्केट बाजार अगर कोई ऊपर जा रहा है तो लोगों की परचेसिंग पावर है। देखो नया इन्वेस्टर अगर नया, आप एक चीज़ समझिए कि नॉर्मल सी चीज़ है, एक छोटा सा प्रोडक्ट है। हाँ। कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको ऊंचे दाम पे नहीं खरीदेगा, ऊंचे दाम पे वही खरीदेगा जो उससे अर्न किया होगा। अगर बाजार आज से 5 साल 7 साल पहले निफ्टी जो कि आज 22,000, 22,000, 22,000, 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4 साल 5 साल पहले चले जाएंगे तो 17,000, 16,000, 15,000 तक ट्रेड कर रहा था। अगर ये चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो लोग अर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अपन कि जो एजुकेटेड हैं, जो बाजार को समझ रहे हैं, वो लोग अर्न कर रहे हैं, सब अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली डेटा है कि हाँ 95% लोग लॉस पे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बेसिकली अभी मैं आपसे ज़्यादा उधर नहीं जाते हुए मैं ये कर रहा हूँ कि हमें क्या ऐसा करें, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऐसा क्या काम करें जिससे कि लॉस तो होगा, चलो एक फिक्स है कि चीज़ें प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, किसी चीज़ में एग्जाम देंगे तो पास भी हो सकते हैं, फेल, ये चीज़ें पार्ट है, छोड़ दो। मुझे इस रेशियो को चेंज अगर करना है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टमेंट में, कि मैं चाहता हूँ रिस्क कम, लॉस कम से कम हो, तो उसको क्या ऐसा करें जिससे कि लॉस कम से कम हो सकता है? अपनी गाड़ी का ड्राइवर स्वयं बनिए सर। गाड़ी का ड्राइवर खुद बनिए। खुद बनिए मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट है, हाँ। तो मुझे खुद को नॉलेज होना चाहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपसे टिप्स नहीं दूंगा। जो अच्छा, बाजार ड्राइवर का मतलब आपका ये था कि आपको खुद नॉलेज आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। मेरा पैसा है, मेरा डिसीजन है। हाँ। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे, मतलब बाजार में ऐसा नहीं हो कि कल को मैं राह चल रहा हूँ, कल एक मैंने न्यूज़ चैनल खोला या फिर एक बंदा आया जो मेरा एक दोस्त, दूर का दोस्त, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको कि जब मैंने काम चालू किया तो शुरू के स्टार्टिंग में मेरे कोई नुकसान में ही था, मैं नो डाउट कुछ समय लॉटरी जैसे लगती है, मैंने कहा ना गैम्बलिंग, जब मैंने काम चालू किया तो गैम्बलिंग हुई, मेरे साथ पैसा आया, वो पैसा आया, लालच बढ़ा, फिर मैंने पैसा लगाया।
तो एक दोस्त का फ़ोन आया मार्केट में कि यार आप एक काम करो, आप तो या बजाज फाइनेंस बाय कर लो, आप अपोलो टायर बाय कर लो, आप ये बाय कर लो, आप वो बाय कर लो, और किस्मत अच्छी रहेगी, सब बाय हो रहा था। ठीक है। पैसा मेरा, नॉलेज उसका, तो चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी। प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट भी हुआ सर। अच्छा। फिर एक टाइम ऐसा आया, पैसा मेरा पर उसका नॉलेज खत्म हो चुका था। उसका नॉलेज खत्म हो चुका? उसका नॉलेज खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब उसकी भविष्यवाणी चल नहीं रही थी। अच्छा, भविष्यवाणी चल नहीं रही थी। हाँ, नॉलेज का मतलब ये कि उसकी जो प्रेडिक्शन थे, उसके प्रेडिक्शन चल नहीं रहे थे। ओके, वो चल नहीं रहे थे। हाँ, पर मुझे नहीं मालूम था ना, मुझे नहीं मालूम था कि आज कौन से शेयर में ट्रेडिंग करनी है। और आप कंटिन्यू करते जा रहे हाँ, मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि वो तो बताता था एक काम करो आज बजाज कर लो, तब मुझे दिन भर बजाज ही दिखता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सेल्फ में मेरा माइंड ये चलता ही नहीं था कि 5 सेबी में NSE में 5000 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड है। जी दोस्तों, ध्यान देंगे कि NSE में इतने सारे कंपनियां हैं, उनका एनालाइज करना, उनको जानना कि कौन से शेयर पे करें, उसके लिए नॉलेज जरूरी है। मतलब आप समझिए 6 घंटे बाजार चलता है, 9:15 से 3:30 के आसपास बाजार चल रहा है। हाँ। उस टाइम ड्यूरेशन पे पहले प्री मार्केट सेशन हो रहा है, उसके पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से किस पे मुझे ट्रेडिंग करनी है। ओके। तो अभी होता क्या है कि जो बंदा, अच्छा अपने इंडिया में एक बहुत अच्छी है सर कि नॉलेज तो सबके पास है, मतलब वो ज्ञान आप देना, आप एक मांगो वो 10 देंगे। आपने कहा कौन सा शेयर है, तो जो बंदे को कुछ नहीं मालूम होगा ना, वो भी बोल देगा, वो भी आपको बता देगा कि आप एक काम करो, रिलायंस खरीद लो, रिलायंस बहुत अच्छा है। ऑनलाइन भी बहुत सारे आते रहते हैं। हाँ, तो सर ये ऐसा है ना कि वो आप एक चीज़ समझिए, वो अपना काम कर रहे हैं, फ्री में नॉलेज देने वाले की। हम बीमार हो जाते हैं सर, तो आप ना जिससे पूछोगे वो डॉक्टर का नाम बताता है, पर वो डॉक्टर होता नहीं एक्चुअली। हाँ, वो डॉक्टर नहीं होता, पर वो सारे डॉक्टर के नाम बताएगा। तुम इस डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, तुम इस डॉक्टर तुम के ये यहाँ खा लो, तुम हाँ, ये कर लो। एट लास्ट हम जाते वही है ना जहाँ हमारा मन करता है। हाँ। पर बाजार में सर ये हमारा उल्टा करते हैं। एक्चुअली हम क्या होता है कि उन्होंने कहा कि आप ये शेयर खरीदो, ये शेयर। मुझे थोड़ा सा रोकूंगा। मुझे ऐसा लगा कि आपने जो पहली बार बोला ना वर्ड, जो ड्राइविंग वाला, हाँ, मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग उस पर स्टार्ट करते हैं। तो उस पे ड्राइवर खुद कैसे बन सकते हैं? ड्राइवर का मतलब ये है सर, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो हाँ। आपकी गाड़ी कमाई है, हाँ। वो आपकी गाड़ी है, हाँ। तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कितना अर्न करना है, रिटर्न चाहिए। हर व्यक्ति की सिचुएशन के हिसाब से रिटर्न अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। किसी को 2% में सेटिस्फेक्शन है, किसी को 5% में, किसी को पैसा डबल करना है। ठीक, जरूरी नहीं है। अभी क्या होता है कि हम ऑपरेशन कराने भी जाते हैं ना सर, तो एक रिस्क वहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग तो नहीं बोलते, पर हाँ रिस्क एवेल्युएट की जाती है। डॉक्टर भी बोलता है पहले इसमें साइन कर दो कि भाई पेशेंट के जाने की भी रिस्क है। बिल्कुल है। तो भाई जब वहाँ पर रिस्क है, तो मुझे जब मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनकम के हिसाब से मेरा 1 लाख रुपए ही मेरा 90% है। सपोज मेरे पास 1 लाख जो रुपए है, मेरी पूरी जितना मेरे पास कैश है उसका 90% है। तो मैं ये पैसा किसी और को कैसे दे सकता हूँ? तो आप बता दो इस 90 लाख हजार रुपए का मैं क्या करूँ? तो उसने मेरे को बताया काम कर, तू रिलायंस खरीद, और रिलायंस गिर गया सर। वो फोन नहीं उठा रहा मेरा। मैंने उसको बोला रिलायंस, क्या बाजार में न्यूज आ गई थी? नहीं, एक और चीज़ जो देखता हूँ आज के डेट में, मैं अपनी भी कुछ बता दूँ। लोग ना मतलब जो ऑनलाइन जो देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो आपको ये कर लो, ये बाय कर लो, 25-30 देते हैं, उसमें से 2-4 तो हिट भी होते हैं, टारगेट आते हैं, उनके टारगेट भी आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप उन पे ट्रेड किए हों जिन पे स्टॉप लॉस ज़्यादा है। आप बोलेंगे कि सर मेरा स्टॉप लॉस आ गया, वो आपको बताएंगे कि देखो मेरा तो टारगेट आया था। अब ये टारगेट स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों को ज़्यादातर लोगों को आप लोग समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग पूरे डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो इन्होंने बोला कि हमें सेल्फ ड्राइविंग करनी है, मतलब हमें इसका नॉलेज खुद से लेना पड़ेगा। आज के डेट में यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम लोग नॉलेज नहीं ले सकते हैं। इतने सारे ऑनलाइन सारी चीज़ें आगे, बुक्स आगे, सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो हम लोग ये जो हमारे जो प्रयोग पाठशाला है, इसमें हमारा एक ही थीम है कि हम जितने भी सरल तरीके से हो सके आप लोगों को वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो आपके सामने रखेंगे, और हम बहुत इजी तरीके से आपको वो सारी बातें बताएंगे जो इनका एक्सपीरियंस है, जिससे कि नुकसान ज़्यादा ना हो। तो चलिए अभी हम कुछ सवाल करें सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी इच्छा है सर, आप बिल्कुल पूछिए। तो सबसे मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं स्टार्ट से, अगर जब स्टार्ट है अपना ये, बिल्कुल, तो हम स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग जो ये वर्ड है, इससे क्या मुझे समझना चाहिए और क्या होता क्या है शेयर मार्केट ट्रेडिंग? देखिए, शेयर किसी कंपनी का हिस्सा होता क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से चीज़ें क्लियर करता हूँ कि ये बाजार है क्या। एक सेकंड सर, आप लोग अगर दोस्तों जितने भी हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप लोग एंड तक रहिए, बहुत कुछ डीपली में आप लोग समझने में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये शेयर के बारे में। शेयर के बारे में, हाँ जी। मैं आप निष्कर्ष पर ये पहुंचेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, हाँ। और हम करते क्या हैं।
एक्चुअली हमें सर ये रहता है ना कि आप खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो। तो भाई क्यों खरीद लो, क्या बिचता है बाजार में? हाँ, कोई वही शेयर, रिलायंस का एक शेयर 2300 का भी आ रहा है, हाँ। वही शेयर 23 रुपए का भी आ रहा है, वही शेयर 2,30,000 का भी आ रहा है। 23 रुपये का आ रहा है। हाँ, उसके जब पार्ट में हम जाते हैं ना सर, मैं आप रिलायंस ही खरीदेंगे, पर आप उसका ऑप्शंस खरीदेंगे तो 23 रुपये का आएगा। आप उसका फ्यूचर खरीदेंगे सर 2,30,000 लगेगा। आप उसका शेयर खरीदेंगे सर 2300 रुपये लगेगा। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सर, अच्छा, मतलब ये तीनों अलग अलग जगह ये पे सारी चीज़ें अलग है सर, पर है वो रिलायंस ही। वो रिलायंस ही है। हाँ, तो ये इन्वेस्टर की रिस्क एवेल्यूएशन क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मार्केट एक्चुअली है क्या और ये प्रोसेस होती क्या है। ओके, अब पहले से चालू करूँगी सर, मैं थोड़ा 5 मिनट लगेगा मेरे को बताने में। कोई बात नहीं सर, हम लोग अभी रहेंगे। ठीक है। ठीक है। पहले होता क्या था कि मैं, सारे लोग थे, मैं था या जो भी थे, अपने पहले जब ये बाजार नहीं आया था तो लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोली, किराना दुकान खोली या सब्जी की दुकानें खोली, वो खोली। तो ना हर सर अपने साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अपनी फाइनेंशियली जो लिमिट है ना, वो एक स्टॉप, एक लिमिट है। सपोज मेरे पास 50,000 रुपये की पूंजी है, तो मैंने वो किराना दुकान में लगा दी। अब मुझे जब एक्सपेंशन करना हुआ ना, तो मुझे पैसे की और ज़रूरत पड़ी, और पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने पहले क्या किया, तो पहले मैंने घर वालों से पैसा लिया, जो सबसे मतलब नो रिस्क वाला फंड, पिताजी वाला, जहाँ से कोई रिटर्न देना भी रिटर्न नहीं देना, तो वो नो रिटर्न वाला फंड मुझे मिला और वो पैसा हो गया मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। अच्छा। अब मेरी दुकान हो चुकी थी सर बड़ी, अब पर ग्राहक भी बड़े थे। हाँ। अब मुझे ये लालच आया कि यार जब यहाँ चल सकता है, ठीक है, मैं काउंटर में बैठा हूँ, लड़का तो लगा हुआ है सारे बंदे सामान देने के लिए, हाँ। तो मैं एक दुकान क्यों ना खोलूँ। पर अब मुझे 1 लाख और चाहिए, क्योंकि अब तो मेरी दुकान 1 लाख की हो गई है। हाँ। तो सर अब मैंने रिलेटिव से पैसा मांगना चालू किया। ठीक है। कुछ रिलेटिव मेरे समझदार थे, मतलब सबके होते नहीं होते, मेरे थे, तो उन्होंने पैसा दिया, तो मैंने एक दुकान और खोल ली सर। अब चीज़ें चल रही थी सर। अब 2 दुकान के बाद मेरे को फिर लालच आया, मैंने कहा यार अब ये छोटी पड़ रही है दुकान, हाँ। अब किराने के सारे सामान नहीं आ रहे, तो मुझे और बड़ी दुकान, आपकी लालच खत्म नहीं होगी। मेरी लालच खत्म नहीं हो रही सर। तो फिर मैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंकों के पास पहुंचा। अच्छा। तो बैंकों ने भी मुझे पैसा दिया, पर बैंकों के पास भी तो लिमिट है ना सर। हाँ। एक टाइम आया जब बैंक ने कहती है कि भाई अब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, बैंक का पैसा खत्म नहीं हुआ, एलिजिबिलिटी आपकी, मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हम आपको 5 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ओके, उस टाइम के लिए तो वो हाँ सर, बड़ा बहुत बड़ा अमाउंट था। हाँ। तो ये बैंकिंग, ये होगी दुकान मेरी 7 लाख की। अब मेरे को और बढ़ाना था, अब क्या होगा, अब तो जो बिना ब्याज वाले थे वो भी मिल गए, रिश्तेदार थे वो भी पैसा मांगने लगे जिनने दिया था, बैंक भी ब्याज मांग रहा है कि यार हमारा भी दे दो। अब क्या हुआ, अब इसके बाद अब मैंने कहा मुझे ये चीज़, अब दुकानदार को ये लगा कि यार अब ऐसा है, अब अनजान के पास जाएंगे हम। अनजान मतलब आम पब्लिक के पास, हम उससे पैसा मांगेंगे। तो किससे? पब्लिक तो कैसे कोई देगा? हाँ, ये वही, ये लोग बिना उसके कैसे देंगे, मतलब पब्लिक कैसे क्यों देगा आपको, वो कैसे जानता नहीं है तो। हाँ, तो ये जो समाज में मेरे आसपास जो लोग रह रहे थे, हाँ। जिनकी महत्वाकांक्षा थी मेरे जैसी दुकान खोलने की, हाँ। पर उनके पास 7 लाख रुपए नहीं थे, उनके पास था 1,000। अच्छा। तो मैंने कहा ये मेरी दुकान के मैंने 1000 टुकड़े किए, हाँ। शेयर्स बांटे सर। अच्छा, हिस्सा आपने दे दिया मैंने मेरी 7 लाख की जो दुकान थी, हाँ। उसको मैंने 1000 शेयर में बांट दिया सर। एक की कीमत रख दी 700 पेपर में सर। दुकान अच्छा। के सामान नहीं दिया मैंने 700 रुपए का। हाँ, आपने पेपर में पेपर में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो कहलाया सर शेयर। वो जो हिस्सा है वो उस कहलाया हिस्से को शेयर। शेयर। ओके, ठीक सर है। शेयर। हाँ। और मैंने वो पब्लिक में ले गया, मैंने कहा ये लो, किस किस को मालिक बनना है, और ये पैसा लो, और पैसा दो और ये हिस्सा लो। अच्छा, जितना उन्होंने पैसा दिया उतने का वो हिस्सा हो गया उनका, उतने का हिस्सेदार, उतने का वो मालिक हो गया। उतने का वो मालिक हो गया सर। यही शेयर बाजार है। ओके। मैंने अगर रिलायंस का एक शेयर खरीदा है सर, हाँ। तो मैं रिलायंस का मालिक हूँ, मैं मेरे हिस्से में 0.00001% आएगा, पर है। पर मैं मालिक हूँ उसका। हाँ। तो सर वो वही चीज़ हुई। अब इससे 2 रिस्क हुई। इन्वेस्टर, दुकानदार के पास बहुत सारा पैसा आया, ठीक है। ठीक है, उसकी रिस्क खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो नुकसान में बहुत सारे भागीदार हैं, हाँ। फायदे में भी बहुत सारे भागीदार हैं। हाँ। और जो लोगों के पास छोटी छोटी पूंजी थी, जो कर नहीं पा रहे थे, उसको भी उस हिस्से में हिस्सेदार बन गया, दुकान में हिस्सा मिल गया, उनको भी एक मौका मिल गया। हाँ। बड़े चीज बनने का, पार्टनर बनने तो का। ये वाली जो प्रोसेस होती थी सर, पहले छोटी छोटी जगह पे पॉसिबल थी, अच्छा। पर जब काम बढ़ा, डिस्प्यूट होने लगे, तो फिर एक नई गवर्नमेंट बॉडी आती है, स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड किया जाता है। हाँ। गवर्नमेंट एक लेती जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा, वो एक्सचेंज कहलाया। जिस प्लेटफॉर्म से ये शेयर्स लाए गए वो NSE BSE कहलाया। और वो सारी चीज़ें जो पेपर में चलती थी पहले, कि मैंने
ये आपके पास 10 रुपये का हिस्सा दे दिया और 20 रुपये का हिस्सा दे दिया और 200 रुपये का हिस्सा दे दिया। मतलब मेरे पास 100 रुपये थे, हाँ, मैंने उसको 1-1 रुपये की चिल्लर कर दी हाँ, और कह दिया भाई जिसको जितनी चाहिए उतनी ले लो, सही है। पेपर में। पेपर में, हाँ। उस पेपर को देके मैंने उनसे नोट लिए। अच्छा, तो बेसिकली शेयर मार्केट में हम ये समझें कि जो कंपनी होती है उनका शेयर हम लोग खरीदते हैं, मतलब उनका हिस्सा खरीदते हैं, उनका हिस्सा खरीदते हैं, जो भी प्राइस उन्होंने रखा होगा, हाँ, उसका हम लोग एक चीज़ खरीदते हैं और उस कंपनी का हम भी मालिक हो जाते हैं। बिल्कुल, हम भी उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं बराबर के मतलब जितना हिस्सा मुझे पास, जितना मेरे पास हिस्सा है। हाँ, हाँ, मतलब क्योंकि शेयर होल्डर तो बहुत हो सकते हैं, मतलब करोड़ों में होते हैं। हाँ, होते हैं। हाँ, तो मेरे पास जितना हिस्सा है मैं उसका मालिक। उसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर लेके कंपनी में ऑफिस चले जाओ और धमकी देने बिल्कुल ही उसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर आप हिस्सा है, आप अच्छा, उसको मिलता भी होगा हिस्से का प्रॉफिट? बिल्कुल, हिस्से का प्रॉफिट भी मिलता है। हाँ, हिस्से का प्रॉफिट भी मिलता है। और जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है, हाँ, इंटरिम डिविडेंड देती है, एनुअल डिविडेंड देती है, सर ये थोड़ा अभी बहुत हाई चला जाएगा। नहीं, मतलब ये जाएगा हाई, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका रिटर्न मिलता है। दोस्तों, ये जो चीज़ें इन्होंने बोला ना, बहुत सारे NSE, BSE, इंटरिम डिविडेंड, पता नहीं कौन कौन से डिविडेंड, ये डिटेल में सब आप लोगों को सब कुछ डिटेल में अलग अलग से वीडियो आएंगे। मेरा कहना सिर्फ आपको शेयर बताना था कि शेयर ये है। हाँ, तो हम लोग शेयर के मतलब करने के लिए स्टॉक मार्केट आया, वो प्लेटफॉर्म है जो NSE BSE है, जहाँ पे ये लीगलिटी आ जाए लोगों को, क्योंकि जो सामने वाला पैसा दे रहा है उसको भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास शेयर है तो मेरे पास रखे रहे। ये सारी चीज़ों के लिए NSE और BSE ये चीज़ें बनी, तो ये सर शेयर ये कहलाता है। अब मार्केट सर इनका जो ट्रेडिंग होती है वो मार्केट कहला गया, जिस जगह पे होती है, जिस जगह पे होती है। NSE BSE, हाँ, बहुत सारे एक्सचेंज सर, मल्टी, मतलब एक मोटा मोटी बड़े एक्सचेंज हम लोग अगर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, हाँ, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम मुंबई। ये है मार्केट, एक तरह से मान लेते हैं। हाँ, आम भाषा में मार्केट है। और एक और चीज़ उसमें सर ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी सर बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट के लिए मैं फिर से आपको उसी दुकान लेके चलता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब वो समझने में शायद आप लोगों को बहुत ईजी हो, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत ईजी है ट्रेडिंग। इसलिए कि आज मैंने अपनी जब शॉप बड़ी की, अब मैंने एक कंपनी बनाई और एक कंपनी जिसका करोड़ों में वैल्यू थी, उसके शेयर बाजार में लॉन्च कर दिए जी, लोगों से पैसा ले लिया। पर कल को यदि वो उनको ऐसा नहीं कि मैंने, वो सारे लोग आ गए जी और उन्होंने कह दिया ये अपने शेयर ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। हाँ, ये पॉसिबल है ना सर? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, कि भाई मेरे को नहीं बनना आपका हिस्सेदार, आप मेरा पैसा दे दो। हाँ, मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे ऊपर लीगल केस कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस केस में ये हुआ कि शेयर अगर एक बार इशू हो गए, हाँ, तो कंपनी खुद बाय बैक करती है, मतलब ये आगे मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो उसमें है कि अगर आपका मन नहीं है, हाँ, सपोज मैंने 1000 शेयर इशू किए सर, 1000 लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है, आपने फ्यूचर को सोच के, कंपनी के इस दुकान के फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्ट किया हुआ था वहां पर पैसा। हाँ, पर एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 2 साल बाद ये लगता है कि इस कंपनी का, इस दुकान का फ्यूचर अच्छा नहीं है, पर आपके पड़ोसी को लग रहा है कि फ्यूचर अच्छा है। हाँ, तो वो ये कहता है कि आप मेरे को दे दो। अच्छा, मतलब जिसके पास मेरा शेयर था वो किसी और को दे सकते हैं? वो किसी और को दे सकते हैं, कंपनी को नहीं दे सकते। कंपनी को नहीं दे सकते हैं, मतलब कंपनी से हमारा कोई नहीं है। आपको अगर लगता है, मतलब एक ऑप्शन हाँ, है ये है कि आपको अगर लगता है कि आपके पास शेयर अभी तक रख रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट अभी जितना हो पाया, अब आप चाह रहे हो कि यार इसको ना एक हिस्सा ही को बेच दूं, ये हिस्से को बेच दूं। और इवन मेरे पास 1000 रुपये था, मैं ये दुकान नहीं चल रही, बाजू वाली चल रही, मैं इस वाले को से बाहर होगी, इस दुकान में घुसा। अच्छा, इसमें प्रॉफिट होगा उसको? बिल्कुल होगा प्रॉफिट, अगर वो रेट चल रहा होगा तो बिल्कुल होगा प्रॉफिट। क्यों होगा? उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है सर। दुकानदार ने पहली बार दुकान खोली थी सर, 50,000 रुपये में खोली थी, बिल्कुल ठीक। उसके बाद उसकी दुकान को उसने 1 लाख की किया, अब 2 ब्रांचेस खुल गई, 3 ब्रांचेस, पैसा बन रहा था तब तो बढ़ा रहा था। हाँ, तो वो चीज़ जो 10 रुपये की थी ना, उसकी कीमत हो गई 200। अच्छा, जो पहले जो शेयर बांटा होगा वो इतने में बांटा होगा, अभी मार्केट प्राइस हाँ, कुछ और ही चल रहा होगा, मार्केट बाजार की कीमत कुछ और ही होगी ना, कुछ और ही होगी। अब अगर वो बेचना चाहे 10 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये चल रहा है तो बेचेगा। उसने जब पहली बार अब शेयर्स खरीदे तो एक प्रॉफिट के लिए खरीदे कि मेरी वैल्यू जब बढ़ गई, अब वो बाहर होना चाह रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो 100 रुपये की चीज़ की थी, मेरे 150 हो गए, मेरे को 50% रिटर्न हो गया, मैं बाहर होना चाहता हूँ। तो एक दूसरे बंदे को उसने बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेचा, कुछ ने रोका। ये सारे बायर और सेलर जिस प्लेटफॉर्म पे मिले हाँ, वो मार्केट कहलाया। हाँ, जिन चीज़ों की इनने खरीद फरोख्त की वो शेयर्स कहलाए। हाँ, और इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रेडिंग। खरीदने और बेचने की प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं। बेसिकली ये है, मैं समझ गया सर, मैं रिकॉल कर देता हूँ एक बार
शेयर मार्केट ट्रेडिंग, शेयर का मतलब समझ गया हमने, जो मोटा मोटी समझा कि किसी भी कंपनी का एक हिस्सा, उसकी प्रॉपर्टी मान लो या जो भी मान लो, कंपनी का एक हिस्सा, उसको हम शेयर, एक छोटा सा अंश जिसको हम शेयर समझ लेते हैं। मार्केट मतलब जहाँ पे ये काम हो रहा है, खरीदी बिक्री का काम हो रहा है, उस मार्केट के लेते हैं, जैसे NSE BSE ने नाम लिया, ऐसे बहुत सारे हैं पर NSE BSE हम ले लेते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, जो खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस, दोनों प्रोसेस कर रहे हैं, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, राइट? बिल्कुल सर। ओके, तो ये कितने बार बेचा खरीदा जा सकता है? अनलिमिटेड सर, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। मतलब मैंने आपको बेचा, आप किसी और को बेचो, फिर वापस उसके मैंने खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये चलते एक रहेगा। प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, अभी नहीं आया, शायद आएगा अभी, हाँ। या आप पूछने वाले होंगे हाँ। कि मैं बेचना चाहता हूँ पर खरीदार नहीं ये मिल रहा। एग्जैक्टली कहाँ ये मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं ये लोग? यस ये क्या हम, मतलब आपने जैसे मेरे पास आया था दुकान को लेकर, यस यस यस। मैं किसके पास जाऊंगा? यस सर, अब शनिवार को या फिर कोई सभी के यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, ठीक है। दुकानदार जब आता है सर सुबह, हाँ, उसको ये मालूम होता है कि शाम को लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, अनुमान लगाता है कि आएंगे, पर पता कभी नहीं। ऐसा हुआ है कि सब्जी मंडी लगी हो और कोई नहीं आया हो? नहीं, ऐसा तो आज तक तो नहीं हुआ है। तो सर बाजार में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, करोड़ों लोग हैं सर, मतलब आप एक चीज समझिए, जिस चीज में प्रॉफिट हो रहा है सर, हाँ जिस चीज में प्रॉफिट हो रहा है, हाँ उसको खरीदार क्यों नहीं मिलेगा? कुछ केसेस में आगे मैं आपको बताऊंगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है हाँ। कि जब सेलर ही बैठ खड़ा है और बायर खरीदने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में अभी भी होते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ये तो जानना जरूरी रहेगा फिर कि यार ऐसा कौन सा शेयर होगा जिसमें अभी खरीदने बेचने वाला नहीं हो, तो फिर वैसी जगह पे तो रिस्की वाला काम है। सर इस बाजार में जब आएंगे ना सर, तो दुकानें कई प्रकार की चलती हैं। हाँ कुछ रिस्क रिवॉर्ड वाले काम चलता है सर। हाँ कुछ अगर आप ऐसा है कि अभी आप मोदी जी से ले लीजिए, मोदी जी हो गए हम ब्रांड, हाँ ठीक है। हाँ। अगर आप उनको कहेंगे कि उन पर कोई रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है सर। हाँ पर मैं अगर किसी और पर ट्रेडिंग करूँ हाँ। कि ये PM बन सकता है तो रिस्क है ना। आप तो पॉलिटिशियन में जा रहे हैं सर। नहीं, मैं आपको मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पर मैं आप समझ रहे हैं। हाँ, तो कंपनियां, ऐसा नहीं है कि आप 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं तो 5000 कंपनियों में ट्रेडिंग नहीं हो रही सर। बिल्कुल। ऐसा होता है कई बार कि एक कंपनी है जिसको मैंने दुकान खोल के चलाई, अच्छा हुआ, कुछ सडन हो गया, कुछ लूप होल हो गया, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज हो गए। अब इतनी एक्सपेक्टेड, इंश्योरेंस सेक्टर है सर, बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, RBI IRDA रेगुलेट कर रहा है, या बैंकिंग सेक्टर है, RBI उसको रेगुलेट कर रहा है। अब ये SBI ने सपोज FD रेट उनकी चल रही थी 10%, हाँ। RBI ने कहा अब FD में कोई ब्याज नहीं देगा, अच्छा, तो सर सब बाहर होना चाहेंगे ना उससे। बिल्कुल बाहर होना चाहिए। तो उस टाइम पे सर कोई खरीदार नहीं मिलेगा। सिचुएशन बहुत सारी चीजें हैं बहुत जो डिपेंड करेगा उन मतलब चीजों ये पे। बहुत नॉमिनल उस पे आ जाता है। जैसे आप इस सत्यम कंप्यूटर वाला केस हुआ था सर, आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। PNB का हुआ सर, बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे। हाँ, अडानी जी का हुआ था पिछली उस टाइम बार, तो बिल्कुल उनके शेयर। तो जब शेयर कैसे धड़ाम हुए, हाँ तो ऐसा भी सिचुएशंस आती हैं। पर ये सिचुएशन उनके साथ, ये सब जो नुकसान पे जाते हैं ना ऐसे केसेस में, ये वो लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जो किसी और के भरोसे बैठे हैं। मतलब मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि अभी जो हमारा ये प्रयोग पाठशाला चलेगा, इसमें जो हम लोग बात करेंगे, ये इन चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे, हमें भी समझ में आने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रयोग पाठशाला का अगर आप पूरा कोर्स या फिर पूरे वीडियोस और सारी चीज़ें देखने के बाद आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ये सारी चीज़ें कर सकते खुद ही हैं। सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली सलाह ले सकते हैं उनसे। मैं हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, पर हाँ, जो राह चलते इंडिया में सलाह दी जाती है, ये खरीद लो, वो कह लो, टेलीग्राम चैनलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से टेलीग्राम इंसान सर, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कैसा कि इतना लॉस कर लेता है। हाँ। मतलब मैं एक ट्रेडर को मैं जानता हूँ, उनको मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि यार स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स बताओ। हाँ। सर मैं तो कोई कोर्स बेचता नहीं। मैंने उनसे ये कहा कि मैं यार ऐसा है कि आप आ जाया करो शाम को, मैं आपको समझा दिया करूँगा। हाँ। तो उन बंदों के पास 1 घंटे का टाइम नहीं था सर। जैसे अभी मैं अब इनको अपने भाई लोग को, दर्शकों को बोलूँ कि आइए आपको ये वीडियो देखना है पूरा, हाँ। तो वो इतना सर 5 मिनट बाद जा चुके होंगे सर। हाँ हाँ, बिल्कुल ये होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं, क्या बक रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो वो सर वो शाम को आने को तैयार नहीं हो सर, पर वो सर 2 महीने बाद मेरे पास आते हैं। अच्छा। कि यार मैंने ना वो एक बंदे को मैंने टेलीग्राम में, उन्होंने मेरे से कहा कि गोल्ड बाय कर लो, सॉरी सर क्रूड ऑयल बाय कर लो। अच्छा। सर उन्होंने 7200 से क्रूड ऑयल बाय किया।
वो जब 1.5 महीने आए ना सर, अभी सर आप अगर आप तो अभी अपन सर मई में बैठे हैं, अब 2-3 महीने पहले आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल 5500-5200 के आसपास भी ट्रेड होने लगा था। हाँ सर वो ना 62 से 7200 से क्रूड ऑयल खरीदने के बाद जब वो मेरे पास आया तो कहता 5700 चल रहा है, तो क्या करूँ क्या करूँ अब, क्या करूँ? तो मैंने कहा शाम को 1 घंटा अच्छा शाम को 1 घंटा। तो सर ये है, तो आप जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे ना, तो ये सारे क्लासेस करने के बाद या कोर्स करने के बाद या फिर ये सारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, तो मैं अभी यहाँ पे हम ये समझें कि चलिए बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। हाँ, अभी हम लोग इस पे नहीं, अभी एक एक करके डिटेल में जाएंगे। आज हम लोग अभी यहाँ पे अभी थोड़ा सा ख़त्म करना चाहेंगे, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रयोग पाठशाला है इसमें आप लोग बहुत डिटेलिंग में जाएंगे। वीडियो बने रहिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों से शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने को। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी जो भी यहाँ तक देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। सर बेल आइकॉन भी, हाँ बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो हमारा पहले वहाँ पे पहुँच जाए। अब क्या है ना, ऐसा टाइम फिक्स नहीं है हमारा कि हम सुबह 7 बजे शूट कर रहे हैं, रात में 11 बजे शूट कर रहे हैं या 2 बजे शूट कर रहे हैं। तो जब टाइम मिलेगा हमको, जब ये कंटिन्यूसली आएगा, बिल्कुल कंटिन्यूसली आएगा। और यहाँ पर किसी प्रकार का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जाएगा, बोरिंग क्लास कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। और बहुत जल्द प्रकाश सर आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी इशू करेंगे, उस पर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, ऑडियो कम्युनिकेशन नहीं होगा उस पर, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई शेयर खरीद के रखे हो, पर्सनल कुछ भी आपकी चीजें हो, फाइनेंशियल तो मार्केट पे टाइप करके भेज सकते हैं। उस व्हाट्सएप पे आपको कोई रिप्लाई नहीं होगा। कमेंट भी तो कर सकते हैं। हाँ कमेंट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, आप लोगों को अगर किसी टॉपिक के बारे में, जैसे हमारा ये तो प्रोसेस चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ये एक स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको करना है तो अगर वो टॉपिक हमें अच्छा लगा तो हो सकता है हम पहले उस चीज़ को करें, बिल्कुल हम पहले उस पर वीडियो बना लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये चीज़ें हमारे आपसे डिस्कस करें, खास करके बहुत अच्छा लगा। अभी ये कंटिन्यू हमारा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। थैंक यू कहते हैं चीज़ें, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है, एक वीडियो आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो ये हमारे लिंक पे आपको नीचे दिखेगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो योगेश जी, आज हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज़ के फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीज़ें करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ पता नहीं, हमें इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है सेविंग अकाउंट के जैसा? देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट्स और बिजनेस के लिए होता है, जिसपे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसके वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूँ तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, अब उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी, डिजिटल मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम।
मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है बट नहीं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कह रहा कहाँ रखना है, कहना बैंक में रख दो, मतलब कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें। ज़्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो SBI से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम 2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2,700 रुपए आपको अप्रोक्स, या 3,000 भी अप्रोक्स ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1,02,700 रुपए आपका। और ये आपने मेंटेन करके रखा तो एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम एक सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिलता भी है वो कब कब मिलता है, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है? सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है। कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर है, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप IDFC को ले सकते हैं। IDFC मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है। 6.50-7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 7% के पर आसपास पर एनम, और हाँ। ये है 2.7 मतलब 3% के आसपास। हाँ सर, देखिए बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। मतलब इसका रीजन क्यों, मैं SBI में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। LIC में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। LIC तो LIC है, मतलब आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे RBI ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल ठीक है। अब फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स। पर उसका फर्क ये पड़ता है SBI ने इसमें अभी कुछ साल पहले HDFC पे इसी प्रकार की झेलना पड़ा था। यस बैंक हो गया। बिल्कुल। पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट, एक ना एक अकाउंट अगर होगा ही SBI में। हाँ, मतलब मोस्टली लोगों के सभी के SBI में अकाउंट होगा। हाँ, SBI वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं, या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर SBI में अकाउंट होगा। SBI में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे ID की अगर बात करूं, ईमेल ID की, तो जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी ईमेल ID किसी में भी हो, मुझे लगता है कि Gmail ID तो जरूर होगा। बिल्कुल। चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक Gmail की ID होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक SBI शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरे बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें, अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो SBI में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, SBI में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप IDFC को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं। 7% के आसपास 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे FD में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसे देना। RBL भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, वो अप्रोक्स 7% के आसपास 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी हैं। सर्विस भी अच्छी है।
हाँ, तो यूजर को हम यहाँ थे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है, तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। दो तीन चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी ओटीपी दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। सर सेविंग से जैसा, सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, सैलरी वाले का अलग होता है। बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, हाँ, जैसा मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन्स में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, एटीएम की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क, सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर। बिल्कुल है ना। मतलब मेरे ख्याल से 2 लाख 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। हाँ। अब उसके बाद आरडी अकाउंट है सर। आरडी क्या होता है? आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं। हाँ। वो एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। हमारे उसमें हर मंथ कुछ पैसा जमा होता है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से। वो 5-6%, 7%। आरडी एसबीआई में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है? आरडी का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब आरडी का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, एसआईपी टाइप का, सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है। आरडी का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब आरडी में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सबको, मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में आरडी खोलनी है। मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है, तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल आरडी, बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की आरडी अकाउंट खोलना है। और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट का क्रेडिट हो गया और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और आरडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, आरडी हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में एफडी है सर। एफडी है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, एफडी के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, एफडी नंबर ऑफ टाइप्स की एफडी होती है। जैसे एफडी, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके, टैक्स सर्वर करके एफडी आती है। उस एफडी में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर एफडी 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। हमें टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता क्या है? टैक्स होता क्या है? पर वो बैंक टीडीएस काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है। पता ही नहीं होता है। मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता, ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है। उस पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो आपको, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये एफडी का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की आरडी आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की एफडीज आती हैं। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट के कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में। एक ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज।
ठीक है। और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है, तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ तो मुझे वो पैसा मेरा 1 लाख का 1,02,700 रुपए हो जाएगा। ओके। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हाँ। हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता, क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर। अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक को। हाँ, तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा। तो स्वैपिंग में कह रहा था इसको सर, बोलते क्या है? स्वैप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। आरडी ही एफडी ही बनती है वो। अच्छा। ऑटो स्वैप होता है, ऑटो स्वैप होता है, ऑटो एफडी बन जाती है। पर वो आरडी एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, हाँ। वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो, हाँ। तब तब उस पैसे की आप एफडी बना दीजिए। ओके। उसका ड्यूरेशन नहीं बोला? नहीं, आप बस एफडी अमाउंट का नहीं, अमाउंट। वो एफडी बन जाएगी 1 ईयर की। ओके। पर वो ब्रेकेबल होती है। हाँ, वो कभी ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट, मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है, हाँ। तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि 20,000 के ऊपर आप एफडी बना देना। हाँ। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की एफडी बन गई। हाँ। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की एफडी बन चुकी है। ठीक है। तब नंबर ऑफ एफडी बढ़ चुके हैं मेरे खाते में। ठीक है। अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। हाँ। मैं एटीएम गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे? बिल्कुल पैसे निकल जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। सपोज वो एफडी 20,000 की थी, हाँ। आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, हाँ। तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, तो उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है। यार ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है, हाँ। और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। पर ये अच्छी स्कीम, हाँ बिल्कुल, अच्छा चीज है। हम कर थोड़ा सकते हैं इसको। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने, मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर मतलब अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे जी, एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो? एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसा उसमें कर सकते हैं? रिटर्न का क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले यहाँ पर सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बात मैं बता देता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है। ठीक है। आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आपको सबसे बड़ा एग्जांपल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। हाँ। तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, हाँ। तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। 120। पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। हाँ। मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, हाँ। पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है। यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन है क्या? हमारे देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं, हाँ। जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, हाँ। तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं इतनी। मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा हाँ, उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। ओके। तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है?
2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2% 3% का 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे हाँ। एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ हाँ 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये वो बैंक उसका कमा रहा है। इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही क्योंकि है बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है। हाँ। पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा, वो तो अपने अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर, जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में ना, सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है, मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आप कि जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, मुझे 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना। 1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है, ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है कि जो फाइनेंशियली जितनी भी चीजें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, RD FD नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज्यादा पैसे देगा, बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, FD सेविंग, RD, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था, शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे साथ। बेल आइकन का बटन तो वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों का अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। और हमने जो अपने टॉपिक सर हमने पिछले बार किया था, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि यार सेविंग अकाउंट जो खोलते हैं हम लोग बेसिकली, वो सेविंग अकाउंट, RD और FD के बारे में समझने की कोशिश की थी। अब इसके अलावा क्या सर, आगे हम जानना चाहते हैं कि इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए सर, उसमें सेविंग, RD और FD के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की, जहाँ पर हमने ये निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि यहाँ पर FD और RD में पैसा रखना घर में पैसा रखने के बराबर ही है। बिल्कुल ना। तो उसके अलावा भी सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर वो सारे ऑप्शंस का जो पहली स्टेप है सर, वहाँ पर हम ये क्लियर करते हैं कि आपकी रिस्क क्या लेने की कैपेसिटी क्या है। आप रिस्क किस तरह का रिस्क? रिटर्न का रिस्क सर, रिटर्न की आपका किस प्रकार का रिटर्न चाहिए। क्योंकि अपन ने पहले भी बात की है कि सेविंग अकाउंट में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए वहाँ रिटर्न लो है। जब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न का आएगा सर, तो स्टार्टिंग रिस्क से होगी। ऑब्वियसली सर, जितना हम रिस्क लेंगे, रिवॉर्ड या उसके रिस्क में प्रॉफिट और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। तो हम पहले होता है कि हम पहले मैं रिस्क आपको बता दूं कि रिस्क क्या है। ठीक है। हम एक कॉमन मैन में समझिए कि ये रिस्क 3 प्रकार की होती है। रिस्क 3 प्रकार की, मतलब उसकी स्टेजेस 3 होती हैं। ठीक है। एक लो रिस्क, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन RD से थोड़ा सा ऊपर रहती है, ज्यादा हम रिस्क लेना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब हम ऐसा है कि बैक डोर से पीछे घुस चले गए अंदर, सरकार का एकदम संरक्षण पे ही हम काम करेंगे, जिसके अंदर बॉन्ड वगैरह, सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये वगैरह, हाँ वो अपन बात करेंगे उस बारे में। सेकेंड होती है मिडिल, मतलब क्या बोले, मीडियम रिस्क, जहाँ पे हम बहुत हाई लेवल पे तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं मार्केट पे, और हम एक लो से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा अच्छी रिस्क, मतलब एकदम हाई रिस्क में ना रहते हुए मिडिल में काम करते हुए, यहाँ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इंक्रीज होती है। ठीक है। एक रिस्क होती है सर हाई रिस्क, जहाँ पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। बिल्कुल। और वहाँ पे पैसा आप सट्टा होता है ना सर, सट्टा कहते हैं ना, अब उसको है तो इलीगल, पर वो हाई रिस्क पे काम करता है, जाएगा या आएगा, जाएगा या आएगा। तो ये रिस्क के अकॉर्डिंग ही अपन इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं सर।
तो आज हम किन रिस्क को ले रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं, कैसी प्रोसेस हम लोग बात कर रहे हैं, किस रिस्क के अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क लगती है, ये इसके बारे में हम बाद में मतलब डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हमें वो रिस्क लेनी है। आज अपन डिस्कशन करते हैं सर कि कितने टाइप के ऑप्शंस है अपने पास। ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट के हम ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो गाइस हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा क्या, जैसे देखो आप सेविंग में जो रख रहे हो ना, अगर आप देखो तो एक तरह से वो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज मिलते हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, पर मिलते हैं। और जितने भी हमने आरडी बात किया वो भी एक इन्वेस्टमेंट एक तरह से है, एफडी भी हो गया। अब जो हम नया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्या है सर, इसके अलावा हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सर इसके अलावा आप स्टॉक है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड है जी, बॉन्ड है, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, हाँ, प्रोविडेंट फंड है, हाँ, एनएससी है, हाँ, ये बहुत सारी चीजें बहुत है, एनपीएस है, एनपीएस है, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब रियल एस्टेट है। थोड़ा प्रोसेस में चलते हैं जाके समझ में भी आएगा, क्योंकि हमें वीडियो तो बहुत सारे बनानी है। जी जी जी। तो आज थोड़ा हम प्रोसेस में चलते हैं, एक दो स्टार्ट करते हैं जहां से हमें समझ में आ जाए, और एंड में हम कुछ ऐसी चीजें बताना चाहेंगे इनको। एंड में सर आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगा जो कि आपके फेसबुक के लिए, आपके लिए कि कौन सा सुटेबल होना चाहिए और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। आप हमें दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर देखिए अपन कुछ बेसिक आज 3-4 टॉपिक पे बात करते हैं। जी। पहला है कि लो रिस्क पे ही जाते हैं, नॉर्मल सी लो रिस्क में, ज्यादा रिस्क होती नहीं है उनमें। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कई बार बहुत सारे केसों में नगर निगम, महानगर पालिका जिनको बोलते हैं, हाँ। वो भी अपने बॉन्ड जारी करती है। अच्छा, ये हमारे नॉर्मली नॉलेज पे नहीं रहता है। गवर्नमेंट होता। बॉन्ड जारी करती है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक रहता है। आप कोई पैसा डूबने का कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें फिक्स होता है रिटर्न। हाँ बिल्कुल, बॉन्ड पे फिक्स रहता है, पर सेविंग से ज्यादा रहता है। सेविंग से इसलिए उसको लो रिस्क में डाल रहे हैं ना सर अपन। हाँ बिल्कुल, लो रिस्क है, मतलब कोई ऐसा रिस्क नहीं रहती है। हाँ। तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो इन पे टाइम पे बॉन्ड जारी किए जाते हैं। जी। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, जैसा भी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। बिल्कुल। दूसरा है कि आप यूलिप प्लान ले सकते हैं। यूलिप प्लान होता क्या है, हम डायरेक्ट मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कंपनियां हमको इंश्योरेंस के साथ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी आते हैं बाजार में। हाँ बिल्कुल आते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक ऑप्शन है, हाँ। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में जब अपन बात करेंगे डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड सर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बार एक सेक्शन रहेगा जिसमें हम म्यूचुअल फंड का डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअल म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, और आप कैसे उसको फिल्टर लगा सकते हो, कैसे कौन सा आपके लिए सुटेबल है, मतलब डिटेल में हम उस पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड हम लोग ना एक बार उसको डिटेल में हम लोग सेशन बिल्कुल मिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड अपन बहुत डिटेल में आप जाकर उस पर काम करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस स्कीम डिपॉजिट है, बच्चियां हैं जिनके घर में सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं। तो लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास बाजार में, जो कि सेविंग के अल्टरनेटिव है, जहां पर हम पैसा, पर यहाँ पर कुछ बाउंडेशन है। किसी स्कीम में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लॉक इन पीरियड पे काम करते हैं। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड आप समझिए, म्यूचुअल फंड बहुत सारे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पर हाँ, उसमें ऑप्शंस रहते हैं कि मैं पैसा निकाल सकता हूँ, आप उसको लिक्विड मान सकते हैं। गोल्ड एक इन्फ्लेशन को बीट करने का एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है सर। गोल्ड की जो है उसको आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट, या फिर जो कहा जाए कि बड़े लोग इन्वेस्टर हैं, ये हम भी एज्यूम करके चलते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो आप उनको सोना खरीदना है। आरबीआई भी सोना खरीदता है ना सर। हाँ बिल्कुल खरीदता। तो वो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए कि महंगाई के हिसाब से मेरे पास गोल्ड रखा हुआ है, तो गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कभी धोखा नहीं देता है। बिल्कुल। रियल एस्टेट है। गोल्ड के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा सर। गोल्ड अभी जो रेट चल रहा है वो 72,000 के अराउंड चल रहा है। ठीक है जी सर। एक हम सेशन जब लेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि गोल्ड का जो 72,000 चल रहा है उसको केवल 60 से 65 रुपए में खरीद सकते हो। ये मैं बाद में बताऊंगा। बिल्कुल, ये एक बहुत शानदार चीजें हैं। अभी इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ बने रहिए, एक से एक टिप्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत लो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। हाँ, मैं समझ गया आप क्या बताने वाले हैं, पर ठीक है आप बताइएगा। बिल्कुल, उसको बाद में बिल्कुल जी। किसान विकास पत्र एक अच्छा ऑप्शन है सर, पोस्ट ऑफिस वगैरह मिल जाता है। 1998 के आसपास से ये चल रहा है। स्मॉल स्कीम 5-5 हज़ार के मल्टीपल में ये
और 500 1000 के उस पर किसान विकास पत्र चलते हैं, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। जी। एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, एनपीएस पे भी अपन पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो, एनपीएस अकाउंट खोल रहे हैं। एनपीएस के अंदर जो लिमिट जो हम रेगुलर जमा करते हैं, सपोज मैं 10,000 रुपीज़ मेरी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, हाँ। उसको एडिशनल में जमा कर सकता हूँ। हाँ। प्रोविडेंट फंड में हम पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ। तो जो हर बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं हमारे पास जो हमको सेविंग से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और हम उस पर जाके एक अच्छा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। मतलब आरडी, अगर आप सेविंग अकाउंट में आरडी क्रिएट करके 5% या 6% की आरडी बना रहे हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में रखें। एसआईपी से बेस्ट है। एसआईपी आप वही चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट से भी पैसा डिडक्ट करने के बाद एक आरडी खड़ी कर रहे हैं, वही आरडी आप म्यूचुअल फंड में डालें और वहाँ से कॉर्पस अच्छा खड़ा हो जाएगा। जो आप यहाँ 5% ले रहे हैं, किसी आरडी में म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न इतने अच्छे हैं। कुछ फंड में आपको बाद में सजेस्ट करूंगा, अपन बात करेंगे उस बारे में, जिसने 15%, 20%, इवन 23 और 33% तक रिटर्न दिया है ईयरली। तो ये रिटर्न जहाँ पे हम सेविंग और एफडी में देख रहे हैं 3% 7% इसमें रुक रहे हैं, हाँ, वो अपने को यहाँ पे इतने में मिल सकते हैं। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड भी सर बहुत सारे ऑप्शन है, आप रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड भी डिवाइड होते हैं। म्यूचुअल फंड तो सर बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा चीज़ है, बड़ा एक टॉपिक है और बहुत बड़ा मिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस में भी आप डिपॉजिट, जो चीज़ आप बैंक में कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आप एफडी में ही जाना चाह रहे हैं, टर्म डिपॉजिट पे ही जाना चाह रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ये सर कि ये सारी इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी एज पे भी डिपेंड करते हैं। एज पे कैसे डिपेंड करते हैं कि सपोज मेरी एज है अभी 23, ठीक है, तो यहाँ से मैं 40 और 35 तक मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई होगी। बिल्कुल। जब मैं 40 से जाके 55 तक जाऊंगा तो मॉडरेट पे जाऊंगा, मतलब मैं मिडिल उस पर चला जाऊंगा। पर मैं 60 साल के बाद मैं रिस्क नहीं ले सकता ना सर, क्योंकि अब की मुझे हाई रिस्क पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं सिक्योर उस पर जाऊंगा। मैं अभी जो मैं मतलब इन्वेस्टमेंट उस टाइम भी कर सकते हैं, बट आप सिक्योर प्रोडक्ट, आपकी एज कम रिस्क ज़्यादा। सर एक इसका थ्योरी है, जैसा कि मैं समझता हूँ, मतलब मैंने कहीं पे ये चीज़ किया था कि थ्योरी ऐसा है कि आप सबसे पहले अपनी एज आपने बताई, जो भी आपकी एज है बिल्कुल उसको 100 से माइनस कर दीजिए, ठीक। जितना आया ना उतने % का आप रिस्क ले सकते हो। हाँ, कह सकते बेस्ट, मतलब जैसे अगर 20 साल का है, 20 साल का अगर कोई लड़का है, बिल्कुल 20 साल का लड़का है, उसके पास पैसे जो भी रहता है ना, उसको घर चलाना, कोई चलाना, कुछ नहीं चलाना। अगर मैं उसको बोलूँ कि आपका जो भी पास पैसा आपके है ना, 80% आप रिस्क जो ज्यादा है ना, वोलेटाइल है जो चीज, उस पर आप लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन है क्योंकि 20 साल का बच्चे को ना कोई फैमिली चलानी है, ना घर चलाना है, ना कुछ नहीं करना, और अगर उसके पास किसी तरह का कोई इनकम हो रही है, चाहे वो पॉकेट मनी हो या किसी तरह का, तो वो रिस्क वाले प्रोडक्ट पे जा सकता है। पर अगर वही चीज 80 साल का है और वो 20 अगर वो लेना चाहता है, तो वो केवल रिस्क उसको 20% ही लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम सर यहाँ पर ये है कि लोगों का मेंटलिटी ये है कि मैं पहले तो स्टार्टिंग होती है, जब इनकम होती है तो एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज होते हैं। एग्जैक्टली। मतलब अब जहाँ पर सेविंग का पार्ट, अपनी इनकम को पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो डिवाइड में करना चाहिए। एक पोर्शन जो हम रेगुलर एक्सपेंसेस है हमारे, एक पर्टिकुलर पोर्शन या 5% और 10% इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे ले जाना चाहिए। सर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम इसलिए ज़्यादा, जो भी आपने बोला ना कि जो भी इनकम होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस होती है, उसका रीज़न मुझे लगता है कि सभी के पीछे एक ही चीज़ होगा। याद आप कीजिए, जब भी आपने स्टार्ट किया होगा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, चाहे वो जॉब की होगी, बिजनेस की, जब भी जो भी स्टार्ट किया होगा आपने, तब से लेके अभी तक, तब से लेके मैं बता रहा हूँ, पहले इनकम से लेके आपने कोई भी इनकम का ना, जो फर्स्ट इनकम था ना, उस टाइम से लेके अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट वाला एक पार्ट आपने नहीं किया स्टार्ट। आप इन्वेस्टमेंट नहीं साथ में करते हैं। अगर आप साथ में शुरू से करते रहते हैं ना, शुरू से अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आप शुरू से ये मान के चलो कि मुझे जो भी इनकम होगा ना, उसका 10 से 20% में इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में। यकीन मानो, ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, जो बाद में कि हमारा इनकम जितना होता है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, रीजन होने का है ना, क्योंकि हमारा बैकअप इन्वेस्टमेंट के नाम से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोई हैबिट नहीं होता है। हमें हैबिट होनी चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आप सबको। जब अपन इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे तो टर्म प्लान पहले होता क्या था कि नॉर्मली कंपनियाँ, मैं टर्म इंश्योरेंस लिया, सपोज मैंने एक 1 CR का टर्म इंश्योरेंस लिया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको 85 ईयर तक का प्लान है, तो मुझे रेगुलर बेसिस पे ये प्रीमियम जमा करनी होती, जो होती नॉमिनल थी, मतलब ऐसा हो सकता 30,000 रुपये हो। पर अभी इंश्योरेंस कंपनियों में ये ऑप्शन देती है कि आप 5 साल दे दीजिए, हम आपको कवर 85 तक देंगे। उसके पीछे लॉजिक यही है सर
कि आपकी जब आप 65 के होंगे, हो सकता है कि उस समय आपके पास इनकम ना हो, सही बात है। तो वहां पर डिसकंटिन्यू करने से आपका जो 30 ईयर का जो आप प्रीमियम भर के आए हैं उसका लॉस, और वो आपने जो टर्म का इंश्योरेंस लेके रखा था रिस्क के लिए वो लॉस, क्योंकि वो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको, डिसकंटिन्यू हो गए। अच्छा, और आप 65 में चालू करेंगे तो प्रीमियम जो 30,000 की आ रही थी ना वो 2.5 लाख रुपए आएगी। 2.5 लाख रुपए आएगी, एग्जैक्टली। इसलिए कहते हैं कि जब इनकम आपकी अच्छी है तो शुरू के 5 साल मैंने पे किया। और मैं तो बोलता हूँ ना सर कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा चीज़ें, इनकम चाहे कैसी भी हो, चाहे आप 1,000 रुपये स्टार्ट कर रहे हो इनकम, या 5,000 50,000 जो भी हो, आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके पे आप चलना। लिटरली बता रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सर एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, लोगों को ये लगता है, जैसे बिजनेस के बारे में बात करोगे ना कि यार बिजनेस करना, बोल सभी के मुंह से एक ही चीज़ आएगा कि यार बिजनेस अभी नहीं कर सकते क्योंकि उतने मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना लगता है ये नहीं पता है सबको, ये सभी को नहीं, क्योंकि हर बिजनेस का अलग मॉड्यूल है, अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा। सभी में ऐसा नहीं कि 5 करोड़ होना चाहिए तभी मैं बिजनेस कर सकता हूँ। उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी जो है ना, लोगों को लगता है मेरे पास अभी इनकम ही नहीं हो रही, क्या करूँ। जैसे ITR, अभी ITR का टाइम आ गया, अभी चीज़ें लोग भरने का। आप यकीन मानना, आप भी पूछना ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली परिवार से, किसी को बोलना कि ITR आपने भर दिया क्या, वो एक ही चीज़ बोलेंगे, मेरे इनकम नहीं होता है। लोगों को ये सब चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को नॉलेज की कमी है, नॉलेज नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या अमाउंट हो सकता है, ITR का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों में इनको अवेयर करना है हमेशा, बिल्कुल, कि हमें बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। तो अब मुझे लगता है कि अब हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर हमारे फ्रेंड लोग हैं, ये अब बैंक में मेरे ख्याल से अब FD में और सेविंग में अमाउंट रखने के पहले एक बार सोचेंगे जरूर। ये चॉइस उनकी ही है, हो सकता है उनको अभी भी सेविंग और FD में भरोसा ही हो, और भरोसा करना भी चाहिए, पर हाँ एक बार आप अल्टरनेटिव, भरोसा करने का एक ही सिंपल तरीका से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक भरोसा होगा। हम नॉलेज देने को तैयार हैं, हम आपसे शेयर करने को तैयार हैं, आप बस साथ में बने रहिए। जो भी चीज़ें आपको जानना है उसमें कमेंट कीजिए कि इसके बारे में मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाइए, हम कोशिश करेंगे पहले उसी को बनाएं। वैसे सारे कवर होंगे, आपके जो मन में क्वेश्चन है ना वो भी कवर करेंगे हम, पर टाइम टू टाइम होता जाएगा। तो लास्ट में सर एक बार इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अपन काउंट कर लें। बिल्कुल ठीक है। किन किन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे थे अभी? फर्स्ट स्टॉक, FD, ये इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। हाँ। अच्छा, FD में मैं आपको बता रहा हूँ कि FD में जो हम बैंकों में पढ़ा हमने 5 से 6%, FD में सर कॉर्पोरेट FD भी आती है। अच्छा, कॉर्पोरेट FD ये 12%, 13%, 8%, 15% तक भी रिटर्न देती है। तो ये कोई भी खुलवा सकते हैं? हाँ, कॉर्पोरेट FD ये इंस्टीट्यूशंस के बिजनेसमैन क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, वो भी FD डिपॉजिट लेती हैं। बजाज FD लेता है। अब बजाज को आप ये नहीं कह सकते कि बजाज मेरा पैसा लेके भाग जाएगा। हाँ, एक छोटा कोई बिजनेस है तो उसको आप कह सकते हैं, बजाज को पैसा लेके भागना इतना आसान नहीं है, वो आपके 1 लाख 2 लाख या 10 लाख रुपए लेके नहीं जाएगा, तो वो रिटर्न ज़्यादा देते हैं। अच्छा, तो कॉर्पोरेट FD भी होती है, इसलिए मैंने आपको उस FD के अलावा यहाँ FD गिनाया, मतलब आप कंफ्यूज ना हो कि मैं FD गिना रहा हूँ। इनको एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट FD जो होती है ना, आप पता कर लेना कैसे बनती, कितना इंटरेस्ट देता है, एक बार आप कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा अभी जो रिटर्न दे रही है वो कौन सा कॉर्पोरेट FD है। जी, ये भी देखिए। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, जो सीनियर्स हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 क्रॉस कर चुके हैं जी, तो उनकी सेविंग स्कीम अलग होती है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा उसमें 5%, 6%, 7%, क्योंकि लो रिस्क पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई है, रियल एस्टेट है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी आप ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी वाले ऑप्शंस भी आ जाते हैं। उसके बाद यूलिप प्लान है इंश्योरेंस के, यूलिप प्लान के अंदर आप मार्केट लिंक प्लान चलते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ मार्केट से रिलेटेड रहती हैं पर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, सुकन्या है, किसान विकास पत्र है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में एक टॉपिक को हम आपको जो भी हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमें डिटेल में जानना भी पड़ेगा, क्योंकि खुलवाने के लिए कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है, हम लोग एक एक करके डिटेल में जाएंगे। अभी आप लोगों को जिसके बारे में पहले जानना हो ना, आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल पहले बात करेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब बिल्कुल सर आज का करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सर आज हम लोग स्टार्टिंग क्या हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है सर, सबसे पहले तो ये। नमस्कार दोस्तों,
सर आज हमारा टॉपिक है ब्रोकर और आप मान लीजिए डीमेट अकाउंट। मतलब बेसिकली ब्रोकर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रोकर का रोल क्या होता है, और वो डीमेट अकाउंट इसलिए कि जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएट आपने समझ ही गए होंगे कि डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट दो अलग अलग चीजें होते हैं। तो सर हम ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसिकली सर हम डीमेट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारी प्रोसेस है वो ब्रोकर के थ्रू ही प्रोसेस होता है। एक्चुअली क्या होता वहीं से सर, होता वही है। तो मैं आपसे कहूँ कि हम डीमेट अकाउंट के बारे में बात करेंगे या हम ब्रोकर के बारे में बात करेंगे तो लगभग सेम ही। जब तक हम उसके रोल के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें उस प्रोसेस को पता नहीं चलेगा। हाँ, तो पहले अपन ब्रोकर के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? सर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाँ। स्टॉक मार्केट एक का जो फिजिकल एरिया है, हाँ। बाउंड्रीज हैं, वहाँ पे सबको एंट्री नहीं मिल सकती कि मेरी इच्छा है तो आज मैंने मुंबई की टिकट कटाई और मेरे को ये इस कंपनी का शेयर खरीदने हैं या उस कंपनी का शेयर बेचने हैं, तो उसके लिए ना सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में चलता है सर। तो वहाँ पर हमारे बिहाफ पे जो ट्रेड करता है, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, एक डोर मानिए एंट्री, वो रास्ता ब्रोकर के थ्रू होके जाता है, जो कि उसको ट्रेडिंग के लिए, हमारे सौदे लगाने के लिए, हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीद, वो अपना पैसा नहीं लगाते, पैसा हमारा ही होता है। तो हम एक पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, हम लोग भटकाते नहीं, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि एक ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। तो अगर गाइस आप लोग को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आएगा वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। वो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जैसे पिछले वीडियो में बताया था सर हमने कि वो दोनों साथ में ही खुलता है, इसीलिए मैं एक ही लेके चल रहा हूँ कि एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। राइट सर। अब डीमेट अकाउंट सर सबसे पहला क्वेश्चन था, डीमेट अकाउंट तो होना चाहिए, पर ये डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे कहाँ पे, कहाँ जाना पड़ेगा? सर मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर, जिनको हम हिंदी में दलाल कह सकते हैं जी, जो डीलिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, उनके पास ही हम अकाउंट खुला सकते हैं। और बहुत सारे ब्रोकरों के नाम मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। हाँ चलिए, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, उनके थ्रू अपन ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। आज मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है जी। तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, एक डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए या तो फिजिकली फॉर्म में जाइए किसी ब्रोकर के यहाँ, बिल्कुल आप वो ब्रोकर के यहाँ फिजिकली जाइए। आज के डेट में सर पहले ज्यादा रहता था, 2015-14 की बात करूं तो उस टाइम में बहुत कम ऐसी ब्रोकिंग कंपनी थी जो कि ऑनलाइन प्रोसेस में करती थी। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, एक दो बहुत सारे जो ब्रोकर थे वो लोग फिजिकल फॉर्म में, सर एक बुकलेट आता, जैसे बुक आता है ना इतना बड़ा, वो बुक आता था और दो अलग डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का दो अलग अलग रहता था, और उस बुक में ना जाने कम से कम 100, 150, 50 साइन करने पड़ते थे। सर उसका एग्जांपल आप मानिए, अपन रजिस्ट्री करने पहले जाते थे, हाँ, कितने साइन होते थे। हाँ, आज नहीं होता, आज तो थंब कीजिए और आधार के थ्रू रजिस्ट्री हो जाती है, वही प्रोसेस यहाँ। तो उस टाइम हम लोग बहुत सारे साइन करवाते थे, और उस टाइम हम लोग इतना साइन करने वाले थक जाते यार कहाँ पे यार क्या खुल रहा है। उस टाइम पता भी होता था कि दो अलग अलग बुकलेट है, मतलब डीमेट का है और ट्रेडिंग अकाउंट का। अब नहीं पता होता, ऑनलाइन हो गया, हजारों कंपनी है ऐसे जो कि आप काम कर सकते हैं, उस पर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, है ना, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर जब तक नहीं होगा तब तक आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके नाम से जी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में आगे आप लोग सेगमेंट समझ में आएगा, सेगमेंट बता रहा हूं। अगर आप इक्विटी में जैसे शेयर जिसको बोलते हैं ना, शेयर पे अगर आप खरीदी बिक्री करते हो तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब 6 महीने बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। ITR की जो मांगते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप कुछ भी नहीं देते हो, केवल आप बैंक का जो फ्रंट पेज अगर आप फोटो कुछ की देते हो जिसमें IFSC कोड और आपका बैंक डिटेल या फिर अकाउंट नंबर ये सब चीजें रहती है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। पर अगर आप FNO में काम करना चाहते हो, कमोडिटीज में काम करना चाहते हो, करेंसी में काम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका ITR, कोई भी एक इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो ही आपका ओपन होगा। अब ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट जो कि सब फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, ये सब प्रोसेस रहता है। ये डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं, आपका ऑनलाइन एक दिन में, बहुत सारे आपको बोलेंगे 5 मिनट में हो जाएगा, हो भी जाता है। अगर आपका अकाउंट में अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपका रेडी है तो 5 से 10 मिनट में अकाउंट ओपन होते बिल्कुल सर। डिजिटलाइजेशन है तो इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं लगता है। पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि एक दिन का प्रोसेस है, वो सारे होने के बाद दूसरे दिन आपको मेल आ जाता है, ID पासवर्ड मिल गया, आप उसके बाद आप एलिजिबल हो गए ट्रेड करने के लिए। जी जी।
अब हम समझते हैं, इसको समझना चाहते हैं कि ये जो ब्रोकर जिसके पास हमने नाम ले रहे हैं, ये होता क्या है, इसका रोल क्या होता है, कौन होता है ये ब्रोकर? सर देखिए, जब हम डीमेट अकाउंट, अभी आपने जैसे प्रोसेस बताई कि डीमेट अकाउंट, इस प्रोसेस के थ्रू, इन डॉक्यूमेंटों के थ्रू डीमेट अकाउंट खुल जाता है जी। जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाते हैं सर, हमने फर्स्ट वीडियो में जो बात की हुई थी हाँ। कि जहाँ पर, तो हमने वहाँ ये भी बताया था कि जब डीमेट अकाउंट खुलाते हैं, हम अपनी सिक्योरिटीज़ को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे जहाँ स्टोर करके रखते हैं, वो अकाउंट डीमेट अकाउंट कहलाता डीमेट है। अकाउंट। अब वो डीमेट अकाउंट एक ब्रोकर के यहाँ पे खुला हुआ है, जो ब्रोकर ना सेबी से और एनएससी से लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर होते हैं, वो ऑथराइज्ड होते हैं एक ट्रेडिंग करने पे हमारे बिहाफ पे। मीन्स हम ये, हमको अगर लगता है कि हमको कोई चीज़ सेल करनी है, या हम नए हैं तो हमको कोई चीज़ खरीदनी है, कोई शेयर्स खरीदने हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, इवन अब तो इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें सब ब्रोकर के थ्रू अवेलेबल है जी। तो वो खरीदना है तो हम वहाँ से खरीद सकते हैं, हमको डायरेक्ट कंपनी के पास जाने की जरूरत, वो मीडिएटर आप कह सकते हैं सर। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको मीडिएटर कैसे, आपने क्या बोल रहे हो उसको मैं समझा देता हूँ। मीडिएटर मुझे समझ में आया। एक्चुअली ये जो ट्रेड हो रहा है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो, ये शेयर पे जो कर रहे हो, शेयर कहाँ पे लिस्टिंग होती है? लिस्टिंग का मतलब आपको बता दूं, लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। ये कहाँ पे लिस्टिंग होती है सर? ये एनएससी, बीएससी मेन यही है। बिल्कुल। बाकी बहुत सारे हैं लोगों को, अच्छा बहुत सारे लोगों को यही पता है कि स्टॉक एक्सचेंज केवल एनएससी और बीएससी है, पर आपको ये भी बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज हर स्टेट में होता है, कुछ स्टेट में नहीं है, क्योंकि 2 स्टेट का मिला के एक स्टेट को कर रहे हैं, जैसे आरओसी होता है ना, उस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। पर जो सेंट्रलाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 ही है, एनएससी और बीएससी। जो पुराने बीएससी शायद हम लोग डिस्कस भी किए थे किया हुआ है, तो ठीक है। जो एनएससी और बीएससी में कोई भी कंपनी जो वहां पे लिस्टिंग है, उस कंपनी के शेयर को अगर हमें खरीदना है तो हम डायरेक्टली वहां पे नहीं जाते हैं, हमें वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं डायरेक्ट एनएससी और बीएससी में। तो उसके बिहाफ पे ब्रोकर्स होते हैं जो काम करते हैं। ब्रोकर किसके बिहाफ पे काम करते हैं? मीडिएटर काम करते हैं। क्लाइंट मतलब जो कस्टमर या क्लाइंट बोल लो, जो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो एनएससी या बीएससी है, इन दोनों के बीच का काम करते हैं। मतलब वो ब्रोकर को ऑथराइज किया जाता है कि आप वो पर्सन हो जो कोई भी हमारे पास अगर ट्रेड करना चाहे या हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहे, तो आप उनको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके दे सकते हो। मतलब हम जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, वो सारे प्रोसेस वो होता एनएससी का ही चीजें, पर वो कौन करता है? ब्रोकर करता है। ब्रोकर आपके कहने पे आपका ऑर्डर लगा सकता है, आपके कहने से। मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, जिसको हम एक ऑनलाइन कहते हैं, एक ऑफलाइन कहते हैं। सर हम बात कर सकते हैं, लगता है कि कर सकते हैं ना। हाँ बताइए। ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग, क्वेश्चन उठता है कि यार ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफलाइन ट्रेडिंग बहुत सुनता हूँ, ये होता क्या है? कोई अलग से कुछ भी चीजें नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब वो होता है कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, अब आपके पास प्लेटफॉर्म है, ऐप है, अब ऐप के थ्रू आप ऑर्डर लगा रहे हैं, ये आप ही लगा रहे हैं, बोला कोई भी आपको उस लेवल के बारे में कोई बोला, आपने ऑर्डर लगाया ना, तो ये जो आपने लगाया ना, ये होता है ऑनलाइन। और यही ट्रेडिंग, जैसे एसबीआई को बाय करना है या किसी भी शेयर को बाय करना है, रिलायंस को बाय करना है, तो रिलायंस का शेयर को आप खुद बाय नहीं कर रहे हैं, आप किसको फोन लगा रहे हैं? अपने ब्रोकर को। आप ब्रोकर को फोन लगाते हैं, अपनी डिटेल बताते हैं उसको कि मेरा ये आईडी है, क्लाइंट कोड है, ये मेरा डिटेल है, वो कंफर्म करता है। उसके बाद आप बोलते हैं कि सर मुझे रिलायंस का शेयर को यहाँ से बाय करनी है। वो बोलता है कि ठीक है, आप बताइए किस रेट से बाय करनी है, कितने शेयर बाय करनी है। ये रिकॉर्डेड लाइन पे होती है, क्योंकि उनके कंप्लायंस होते हैं। वो आपके बिहाफ पे वो काम कर देता है। मतलब वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है, पर वहां पे अभी यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ब्रोकर कर रहा है। वो कस्टमर के लिए ऑफलाइन हो गया, यूजर के लिए। तो इसको हम जो ट्रेड कहते हैं ना, वो ट्रेड हम ये कहते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग। ऑफलाइन ट्रेडिंग को फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। ऑफलाइन ट्रेडिंग जो फोन पे हम बोलते हैं, और जो आपके बिहाफ पे ब्रोकर या सब ब्रोकर, मतलब उस ऑर्डर को मैंने खुद ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, नहीं किया, मतलब आपके मेरे बिहाफ पे, मेरे कहने पर ब्रोकर ने एग्जीक्यूट किया है, तो मेरे लिए वो ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन हो गया वो। ऑफलाइन ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, और कोई अलग नहीं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रखा। लोगों को ये लगता था पहले, अभी भी शायद बहुत सारा लगता है कि यार ऑफलाइन मतलब कि कहीं जाके ब्रोकर के पास जाके और फिजिकल फॉर्म देंगे, उस पर ट्रेड करना लिखने के लिए, ऐसा कुछ होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके बिहाफ पे जो ट्रेड कर रहे होते हैं उसको हम ऑफलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। तो हमारे यूजर्स सर कंफ्यूज तो अब होंगे नहीं, उनको वो तो क्लियर हो चुके हैं कि ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या अंतर है। बिल्कुल। तो ये आज 2 टॉपिक हो गया, एक तो ब्रोकर का डीमैट अकाउंट ओपन करवाने क्या प्रोसेस है, और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग हो गया। ये चीज समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सर एक और चीज होता है सर जी, जैसे अभी हमने बात किया ना कि क्लाइंट कस्टमर जो होते हैं, क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट और एनएससी के बीच में मीडिएटर कौन काम करता है? ब्रोकर काम करता है। अब ब्रोकर और कस्टमर के बीच में भी एक और होता है, उसको कहते हैं सब ब्रोकर। ओके। अब ये सब ब्रोकर क्या होता है? सब ब्रोकर वो होता है
जो ब्रोकर के नीचे काम कर, मतलब ब्रोकर का ही एक लाइसेंस लेता है कि आप ब्रोकर हो, उसका सब ब्रोकर बन गया, मतलब आपके बिहाफ पे आपको जो अथॉरिटी काम करने का ना, उसी अथॉरिटी ब्रांचेस कह सकते हैं, ब्रांचेस कह सकते हो कि उसी की अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ, उसका फ्रेंचाइजी एक तरह से ले लिया। तो उसका सब ब्रोकर का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो ब्रोकर के पास लेना पड़ेगा। अच्छा, सब ब्रोकर का भी लाइसेंस जो होता है ना, वो केवल सब ब्रोकर नहीं देता है, वो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो डायरेक्ट एनएससी से भी होता है, एनएससी से होता है, मतलब एनएससी के बिहाफ पे आपको होता है। तो वो सब ब्रोकर होता उसी के ब्रोकर के थ्रू है। अब जैसे ब्रोकर कौन कौन से हैं चीजें बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। किसी का नाम लेता हूँ, जैसे शेयर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, चॉइस ब्रोकिंग हो गया। चॉइस में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। अच्छा, ठीक हाँ, है। मैंने बहुत समय से उसमें काम किया और अच्छी सर्विस लगी मुझे। नहीं, अच्छी है उसका। अगर आप जी बिजनेस में अगर देखते हो ना, तो उनके जो रिसर्चर हैं जो देखते हो, उनका डेली वहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आता है। तो ठीक है, मतलब मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे चॉइस ब्रोकिंग के ले लिए, ठीक है। अब ये चॉइस ब्रोकिंग है, क्या काम कर रही है? ब्रोकिंग का काम कर रही है। अब अगर उसके बिहाफ पे किसी ने कोई पर्सन है जो वही सब ब्रोकिंग काम करना चाहता है, तो चॉइस ब्रोकिंग के पास वो सब ब्रोकिंग सर्टिफिकेट वो ले सकता है, वो डॉक्यूमेंट देगा, सिक्योरिटी मनी रहती है, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स होता है बेसिकली, वो सारी चीज कर लोगे तो आपके बिहाफ पे, मतलब उनके बिहाफ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑनलाइन आप जाइए, आप बहुत सारे ऐप, आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिलेंगे, आप उसका नाम डालिए, ऑनलाइन आप अपना नंबर डालिए, कॉल आ जाएगा, उसके ऐप के थ्रू प्रोसेस में जाइए, आप सिंपली हो जाएगा। जैसे चॉइस ब्रोकिंग आपको करवाना है ना, कुछ नहीं करना, आप उसको ऑनलाइन जाके चॉइस ब्रोकिंग डाल लो, साइन अप करके आप अपना प्रोसेस में कर दो, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद आप अपना फंड वहाँ पे ऐड कीजिए और आप अपना ट्रेड कीजिए। सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं एक बार समराइज करूँ सर, मुझे जितना समझ आया जी। बेसिकली अपन बात कर रहे थे डीमेट पे और डीमेट अकाउंट और ब्रोकर पे। हाँ। तो मुझे ब्रोकर से ये समझ आया, हाँ। इतने सारे डिस्कशन के बाद, हाँ। कि ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति हाँ। कह सकते हैं अपन, या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है हाँ। जो हमारे और स्टॉक मार्केट के बीच में मीडिएटर के रूप में काम करता है। जी। और हम इतने सारे लोग हैं, सपोज मैं बायर को ढूंढने में मदद करता है, हाँ। सेलर को ढूंढने में मदद करता है, बिल्कुल। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। और हम घर पर बैठकर भी अपनी सिक्योरिटीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को बाय और सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और सर्विसेज देता है। जी। सर इसके बारे में, इसके लिए वो कुछ चार्जेस भी लेते होंगे फिर? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। ये चार्जेस केवल उसको नहीं जाता है जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं ना, ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ओके, गवर्नमेंट टैक्सेस और बाकी चीजें। एग्जैक्टली बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, पर वो होता इतना नॉमिनल है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, बहुत नॉमिनल होता है। पर हाँ, ये आप सीधा सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या वो ब्रोकर कोई फ्री में देता है? फ्री में कोई नहीं देता है, सभी का कुछ ना कुछ चार्जेस होता है। और उस चार्जेस पे लगने वाला, मतलब आपके और उनके बिहाफ पे जो, मतलब आपके बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं ना, इसके जो काम करने का एक चार्जेस लेता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोकरेज। मतलब सर, ब्रोकर, मैं चाहूँ कि मैं ब्रोकर से बात नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट अपने शेयर बेच दूँ, तो ये संभव नहीं है? नहीं, बिना बात किए तो आप बेच सकते हो। नहीं, मतलब मैं सीधा सपोज आपको कोई शेयर खरीदना है, मुझे बेचना है, ठीक है, तो अपना तो रास्ता सर ब्रोकर के थ्रू ही जाएगा। डीमैट रहेगा तभी होगा। वो डीमेट ब्रोकर के यहाँ ही खुलेगा? डीमैट किसी न किसी ब्रोकर के पास ही खुलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ है वो हमारा। बिल्कुल, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ, मतलब वो उसको हम स्किप नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, ये ब्रोकर का एक और चीज, अगर आप पास्ट में जाएंगे ना, पास्ट में जाएंगे जब पुराने टाइम पे, उस टाइम पे जब सेंट्रलाइज नहीं था, उस टाइम ट्रेडिंग कैसे होती थी? ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी। वो मुझे पता है, शायद मैंने सुना हुआ है कि ऐसा रिंग बना होता था और लोग एग्जैक्टली वहां पे जाते कौन थे? ओके, ब्रोकर का एजेंट ही जाता था, क्लाइंट नहीं जाता था। वो सारे लेकर जाता था कि मेरे पास आज इतने सारे शेयर हैं, फाइल लेके कि आज मेरे पास एबीसी कंपनी के इतने सारे, मतलब 500 शेयर सेल करने हैं, और वहां जाके अनाउंस किया इस रेट पे बेचना चाह रहा हूँ। वो जो भी आपको जो बाय करना है ना, वो आप बताते थे, वो बाय करके एक टोकन दे देता था आपको, मतलब उतना रेट लिख दिया, आपको टोकन दे दिया, कैश आपसे ले लेता था, आपसे प्राइस ले लेता था, और वो सारे उसको एक जो अभी सेंट्रलाइज होता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया इसमें, अभी मैं कंफ्यूज ना करते हुए क्वेश्चन, आपने कभी एक चीज सुना है T+2 का? हाँ, नाम सुना? क्या होता है, कभी हमने सोचा है इसको? अभी लेकिन चेंज हो गया, T+2 था, अभी T+1 हो गया। हाँ, T+1 हो गया। ये कोशिश कर रहे हैं कि सेम डे पे हो जाए। हाँ, पॉसिबल है। ये होता क्या है, क्या होता है? अगर आप इसको रिलेट करेंगे पुराना और अभी को ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पहले, अभी आप जो ट्रेड करते हो ना, जैसे अभी आपने बाय किया, बाय करने के बाद कोई शेयर बाय किया और तुरंत उसको बेच दिया। अभी 1 लाख था, 1 लाख का आपके अकाउंट में था पैसे, 1 लाख फंड में से 20,000 का माल आपने बाय किया। अब जैसे उसको बेचा, प्रॉफिट हुआ, अब आपके अकाउंट में फिर वापस कितना आ जाना चाहिए? 1 लाख रुपया। सपोज कि 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो 1,10,000 होना चाहिए। तो अब तुरंत 1,10,000 का बाय करने जाओगे तो नहीं होगा। ओके, तुरंत नहीं होता है। कुछ ब्रोकर आपको अपने बिहाफ पे देते हैं, पर टेक्निकली वो नहीं होता।
क्योंकि अभी वो हमारे पास आया नहीं है क्या? डिलीवरी नहीं हुआ। ओके, डिलीवरी नहीं हुआ। तो T+2 का फुल फॉर्म होता है T मतलब ट्रेडिंग, +2 का मतलब +2 ट्रेडिंग डेज। ओके, मतलब जिस संडे दिन आपने सैटरडे ट्रेड किया, संडे इंक्लूड नहीं होगा उसमें। सैटरडे वर्किंग डे में Working काम day, करेंगे, okay. हॉलीडे को काम नहीं करेंगे। तो जिस दिन आपका ट्रेड हुआ है उस दिन, उसके बाद 2 दिन, ये 2 दिन का T+2 का लेता है ट्रेडिंग +2 वर्किंग डेज का, तब तक वे डिलीवरी का सेटलमेंट होता है। मतलब जिन्होंने बाय किया है उसके पास शेयर आ जाना चाहिए, और जिन्होंने बेचा है उसके पास पैसे चले जाना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्शन तुरंत होता है, इसका रीजन एक ही है, जिसके बारे में बात करें ना, ब्रोकर। ये ब्रोकर अपने हैंड पे देता है उसको, बाद में वो सेटल करके वो रख लेता है, अपने हैंड पे देता है वो। ओके, मतलब आपको ब्रोकर ने देता है। हमको ये बता दिया है भाई आपने बेचा है, बिक गया। बिक गया है ना, अब आपका profit 100 हो रुपए गया। था, 100 रुपए था जो 120 में बिक गया। बिक गया, आपको प्रॉफिट दे दिया, आपको मैंने प्रॉफिट दे आपको दिया, दिख रहा है वहां पे, पर आप अभी अभी निकाल नहीं सकते, हाँ। आपको दिख गया वहां पे, आप कल आप यूज कर सकते हो, पर वो अपने भी पे देता है, हुआ नहीं है अभी आपका। वो दुकान टाइप का हो गया सर, ये तो ट्रेडर्स की दुकान टाइप। मतलब मुझे आप ये माल दे दीजिए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हाँ, पहुंचाने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। इसलिए वो चीजें ब्रोकर यही तो आपको फैसिलिटी देता है, ब्रोकर ये फैसिलिटी देता है, और इन्हीं की वजह से T+2 का होता है। अब जो T+1 हो गया है, और ये कोशिश हो रही है, अभी बात चल रही है, इस पे अभी काम कर रहे हैं, बहुत दिनों ये बहुत जल्दी हो जाएगा, T+1 में हो जाएगा, मतलब एक ही ट्रेडिंग डे में ही हो जाएगा, ये T+1 भी नहीं लेगा, सेम डे पे आपका आज बाय किया और शाम तक होते होते सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज नोटिस, थोड़ा लंबा होगा पर अब क्लियर हो जाएगा। कभी आपने ट्रेड किया तो नोटिस किया होगा, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपने जो बाय किया लॉन्ग टर्म के लिए, किसी भी के लिए बाय किया, तो आपका ट्रेड में दिखाता है प्रॉफिट लॉस, ट्रेड वाला जो रहता है उसमें दिखाता है प्रॉफिट लॉस। सेकंड डे जब जाओगे तो ट्रेड में नहीं दिखाएगा आपको पोर्टफोलियो में दिखाएगा सर। और आज के डेट में पोर्टफोलियो में नहीं दिखाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको डिलीवरी एक्चुअली मिला ही नहीं है, डिलीवरी नेक्स्ट डे मिलता है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे आपको दिखा रहा है। ओके, और यही मतलब डीमेट अकाउंट में वो शेयर पहुंचे ही नहीं है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में ही मूव कर रहा है। अभी वो बेसिकली वो उस प्लेटफॉर्म पे 2 अकाउंट शो हो रहे हैं मेरे, एक अच्छा। पोर्टफोलियो मेरा डीमेट अकाउंट दिख रहा है, हाँ। और जो नॉर्मल ट्रेडिंग में है वो ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है। ट्रेडिंग जो हो रहा है ना, वो रियल टाइम पे दिखा रहा है, रियल टाइम पे दिख रहा है, ये हुआ है, एक्चुअल मिला नहीं है अभी। ओके, अब क्यों इसमें, अच्छा T+2 का चलो लंबा खींच दूं क्या? कितना? हाँ सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, एक छोटा सा यूजर हमारे पास बोर ना हो रहे हो सर। नहीं बोर तो नहीं होंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें पॉइंट। हाँ बताइए बिल्कुल सर। है ना, एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, इसमें हम समझ लीजिए। T+2 में होता क्या था और होता अभी भी क्या है बताता हूँ। जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मेरा ब्रोकर कोई और है, चॉइस ब्रोकिंग है, आपका कोई और है, ठीक है, आपने कहीं और डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है। रिलायंस का शेयर है, मैंने बाई किया, और उसी रिलायंस के शेयर को आपने सेल किया, ठीक है, हम दोनों बीच में ट्रांजेक्शन हो गया, हम दोनों जानते नहीं दूसरे को, बट ऑनलाइन हमारे बीच में ही ट्रांजेक्शन हुआ। मुझे क्या मिलना चाहिए? शेयर, और आपको क्या मिलना चाहिए? पैसा, क्योंकि आपने बेचा था। तो अब ये 2 दिन क्यों प्रोसेस लगता है बताता हूँ। मुझे शेयर मिलना चाहिए ना, तो मेरा ब्रोकर है ना, वो NSE को बोलेगा, NSE आपके ब्रोकर को बोलेगा, और आपके डीमेट से लेगा। तो आपका ब्रोकर आपसे शेयर लेगा, वो जाएगा NSE में, NSE देगा फिर अब मेरे ब्रोकर को, मेरा ब्रोकर मेरे डीमेट में देगा, फिर मेरे से कैश लेगा, अब मेरे ब्रोकर देगा NSE को, NSE देगा आपके ब्रोकर को, आपके ब्रोकर आपके डीमेट को देगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी के लिए T+2 का लगता था टाइम, उसको अब फास्ट कर दिया T+1, और अब ये सेम डे पे होगा। ये प्रोसेस की वजह से जो डिलीवरी है ना आपको कैश डिलीवरी हुआ है, ना मुझे शेयर डिलीवरी हुआ है, तो ये जो काम, ये जो प्रोसेस की वजह से डिले होता है, तो इसको फास्ट कर रहे हैं। अब ये फास्ट हो गया सर, अभी बहुत टेक्निकल, अब बहुत ज्यादा हो गया। ओके, तो बेसिकली ये था, आज हम लोग शायद बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लिए, बिल्कुल पर समझ में आना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग डिटेल में फिर आपसे बताएंगे, और स्पेशली आपको मैं बता दूंगा, आपको नंबर भी आपको दे दूंगा, आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको दिख जाएगी। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग अब यहाँ पे एंड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो अब आज सर अपन ने डीमेट अकाउंट और ब्रोकर, डीमेट अकाउंट, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का डिटेल में नहीं गया, पर हाँ ब्रोकर क्या होता है उसके बारे में हमने समझ लिया। देखिए हमारा पर्पस, मतलब आने वाली क्लास सर एक्साइटेड होने वाली है। मतलब पहले अपन ने आपने मार्केट समझा क्या होता है, हाँ, फिर हम डीमेट ट्रेडिंग, समझे। हाँ मार्केट क्या होता है, शेयर, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझा। अब हम प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा सर पर्पस है हमारा यही है कि हम लोग ना पूरे इस शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, ये पूरी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, जितने भी व्यूअर हैं उनको पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए, ताकि वो अपन, हमारा सर थीम क्या है कि कोई भी अगर जो सीखेगा ना, जो हमारा शुरू से एंड तक रहेगा, किसी भी एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये मार्केट अभी रुक कोशिश यही रहेगी। मार्केट बंद नहीं हो रहा है, टाइम लेके नॉलेज ले लो,
बाद में सब ये चलेगा, चलता रहेगा। अभी हड़बड़ा मत कि अभी भी वेट करूंगा सीखने में तो फिर ये चला जाएगा, कोई बंद नहीं होगा। आपके पैदा होने से पहले से चल रहा है और आपके मरने के बाद भी चलेगा, टेंशन मत लो, चलता रहेगा ये। तो सीख लो, एक बार सीख लोगे तो आप अपने हिसाब से करोगे। चलिए, थैंक यू। आप लोग इसको जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं बिल्कुल आप उसी तरीके से लगे रहिए और आप लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा के रखिए सर। आप लोग, आपको टाइम टू टाइम आपको पहुंचेगा। कोशिश करूंगा और जल्दी आप वीडियो, जैसे एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि वीडियो आप लोग जो अभी दे रहे हैं वो थोड़ा डिले करके दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो स्पेशली आपके कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहूंगा कि अभी जो 2 दिन में वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं वो हर डे का पहुंचे, फिर धीरे धीरे हम पर डे के 2 वीडियो 3 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, फिर लाइव भी आएंगे। बिल्कुल सर, है ना। चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है सर। मेरा नाम प्रकाश यादव है और ये हैं योगेश जी। योगेश जी, आज कौन सा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम सर बात करेंगे मार्केट के सेशंस के बारे में। मार्केट सेशन के बारे में? हाँ, मार्केट सेशन मतलब बाजार कब खुलता है, कब बंद होता है, टाइमिंग क्या है उसकी, किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीजों के पर उसके पहले एक बात बताऊं आपको। जी सर। मुझे ऐसा लगता है ना कि सर ये जो हम सेशन आज लेने वाले हैं ना, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक मैं चैलेंज तो नहीं कहता हूँ, पर हाँ जनरली मैं बताता हूँ कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में हैं, या फिर जो लोग इस मार्केट में ना जॉब कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, बहुत कम लोगों को इसके टाइमिंग के बारे में पता होगा। फिर तो मजा आएगा सर। बिल्कुल। और आज आप लोग पूरे वीडियो को देखना, टाइम लिख लेना प्रॉपर तरीके से। अगर आपको नहीं लगे तो फिर बैक होके फिर वापस पीछे जाके फिर से देख लेना और पूरे सेशन को देखना। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा होने वाला है। तो सर, अगर मार्केट सेशन की अगर बात करें तो मार्केट सेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके अंदाज में? कितने तरह के मार्केट सेशन होते हैं? सर मेरे ख्याल से तो मार्केट सेशन, ख्याल से क्या मतलब, मेरे ख्याल से मार्केट सेशन 3 टाइप के होते हैं, प्री, पोस्ट और जो मार्केट रेगुलर मार्केट सेशन चलता है। ठीक है ना। हाँ, बाजार खुलने के और अगर मैं बोलूं कि मार्केट सेशन 4 तरह के होते हैं तो ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर। होगा ना। तो अभी हम लोग पहले उन 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं चौथा। और एक और बात बता दूं आपको कि जो 4th नंबर का जो मार्केट सेशन में बता रहा हूं वो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर्स बनना चाहते तो, ट्रेडर को ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हो तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मतलब सरप्राइज दोगे आप लास्ट में? बिल्कुल सरप्राइज है। और बहुत सारी चीजें, टिप्स भी दूंगा, बहुत सारे टिप्स जो सर की तरफ से भी रहेगा, मेरे तरफ से भी रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट सेशन के बारे में। जी सर। ठीक है। सबसे पहला मार्केट सेशन जो होता है, जहां से स्टार्ट होता है जो चीजें, वो उसको बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन सभी लोग, सर मुझे लगता है ना कि सब लोग ये जानते हैं कि 9 बजे से 9 के 8 बजे रहता है, 8 मिनट का ये प्री मार्केट। मेरे ख्याल से जो लोगों को पता है, या फिर मेरा भी मतलब स्टार्टिंग में मेरा भी वही नॉलेज था कि 9 बजे बाजार चालू होता है। हाँ। 9:15 बजे के आसपास एक्चुअली चालू होता है। हाँ। तो 9 बजे से 9:15 बजे के बीच का है वो प्री। पर उस प्री में होता क्या है ये नहीं मालूम। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सर कि 9:15 से 9:15 का प्री मार्केट होता ही नहीं है। ओके। पहली बात कि प्री मार्केट सेशन जो होता है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक का होता है। ओके। 9 बजे से लेके 9:08 तक। तो ये 9:15 वाला तो आज से हम लोग कंसेप्ट खत्म कर देते हैं। 9:15 का होता ही नहीं है। 9:15 बजे से स्टार्ट हो जाता है मार्केट। जो कंटिन्यूअस मार्केट है वो चल जाता है, पर जो प्री मार्केट सेशन है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात है, तो एक एक करके आराम से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जी सर। पहला सबसे सेशन, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 9 बजे से स्टार्ट होता है और 9:08 में ये प्री मार्केट सेशन बंद होता है। आपको एक चीज बताऊं, ये जो 9:15, अगर 9:08 जो बोला ना, अब इस पे भी इंटरेस्टिंग कर देता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 9 बजे से लेकर 9:07 तक भी होता है, तो अब ये थोड़ा अटपटांग सा लग रहा है ना। मतलब आप सेशन बढ़ाते जा रहे हैं सर, मैं उसको 5, 6, 7 कर रहे हैं। हाँ, आप बोल सकते हो। तो मतलब 9 बजे से लेके 9:07 तक ही एक तरह से मान लो ये होता नहीं है, बट मान लो। क्यों, उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। सर होता क्या है कि 9 बजे से लेके 9:07 तक जो भी ऑर्डर डालते हो, बाइंग सेलिंग वाला जो भी ऑर्डर डालते हो, अब 7 से 8 मिनट जो होता है ना, 9:07 से 8 मिनट का, ये किसके हैंड में होता है? ये हमारे हैंड में नहीं होता, ये एक्सचेंज के हैंड में होता है। और उनको ये अथॉरिटी है, एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके हाथ में होता है कि वो कभी भी मतलब 9:07 में ही बंद कर दे,
9:07 से लेके वो 20 पल्स तक जाए, 30 तक जाए, 40 तक जाए, 59 तक जाए और जाके वो 9:08 में बंद कर दे, कभी भी बंद कर सकती है। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि 9:07 में या फिर 8 मिनट में ही बंद हो, कभी भी बंद कर सकती। ये पूरा अथॉरिटी है एक्सचेंज के ऊपर। ओके मतलब आपको अगर जो तय करना है ये कि कौन से रेट पे मुझे बाय सेल करनी है कुछ भी चीजें, तो आप कोशिश करें कि 9:07 तक अपना डिसीजन ले लें। अब रीजन मैं बताता हूं कि आप जब इसमें बिड डालेंगे ना, तो बिड आप कई बार इन्फिनिटिव बार आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रेट आप चेंज कर सकते हैं। पर आप ये तय कर लीजिए पहले कि मुझे किस रेट पे जाना है, क्योंकि आपको कभी भी वो सेशन बंद कर सकता है 9:07 के बाद, 9:07 के बाद वो कभी भी बंद कर सकता है। ये किसके पास अथॉरिटी है? एक्सचेंज के पास। अब सर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ। ये रेट कौन डिसाइड करेगा, कैसे होता है रेट, किस रेट पे ट्रेड होता है प्री मार्केट में? नहीं, मेरा तो सर उसके पहले ये प्रश्न एक और आ रहा है। जी आप बोलिए कि ये जो 9:07 से 9:08 तक ये 1 मिनट का जो है, हाँ, तो हम अपने सौदे 7 मिनट तक पुट कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज ने 9:40 सेकंड में उसने बंद किया जी, तो हम 40 सेकंड तक पुट कर सकते हैं? आप तब तक कर सकते हैं, 9:08 तक कर सकते हैं। पर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं 7 से पहले करने का कि वो पता चला कि 7 बजे बंद कर दिया तो 9:07 मुझे प्रॉफिट होने वाला होगा तो एक्सचेंज मेरे अगेंस्ट से बंद कर सकता है। कुछ भी कर सकता है ना, आपका रेट ही नहीं लगा। मतलब आप बीड डालने वालों, बीड ही नहीं लगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि चलो मैं 9:07 20 सेकंड या 30 सेकंड में मैं करूंगा, बीड डालूंगा। आप इंतजार कर रहे थे, वो पता चला 7 मिनट में ही बंद कर दिया तो मतलब बैक बेंचर्स नहीं बनना है, सबसे आगे बिल्कुल नहीं बनना है सर, बिल्कुल। आप डिसाइड पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको किस रेट पे और कहाँ पे क्या करना है सर जी। अब मजेदार चीज आपको मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिसाइड करता हूँ, ठीक, मतलब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो ये बताइए कि सर कि हम लोग ये रेट जो है वो किस रेट पे बाइंग सेलिंग होती है? सर एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर तो मैं अपनी मर्जी का रेट देखूंगा। सपोज कल 230 रुपए में कोई शेयर बंद हुआ है और मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, तो मैं तो आज यही कहूंगा ना कि भाई 228 में खरीद लेता हूँ। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली हम लोग करते हैं कि हम सब अभी तक यही जानते हैं और जो होता भी है कि बायर और सेलर जिस रेट पे मैच होता है उस रेट पे ट्रेड होता है। बिल्कुल होता है या नहीं होता है? होता है पर नहीं होता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है। कंफ्यूजन है नहीं, बहुत सिंपल होता है और नहीं होता है। मतलब ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है नहीं। आज वही क्लियर करने बैठे सर हम। आज वही हम लोग क्लियर करेंगे कि ये जो सुन रहे हैं ना, इनको भी आज लगेगा कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ नई बातें कर रहे हैं लोग। तो बात नया नहीं है, ये बहुत सिंपल है, पुराना जो चल रहा है वही बातें हम कर रहे हैं। होता कैसे, ये रेट जो होता है ना, जो प्री मार्केट में जो ट्रेड होता है वो सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, केवल सिंगल रेट पे। मतलब कोई ऐसे ऊपर या नीचे से नहीं होता, सिंगल रेट पे ट्रेड होता है। और रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज की किस रेट पे बाइंग सेलिंग। तो ये रेट सर 9 बजे बता देती है एक्सचेंज? हाँ, उसके पहले हो जाता है। मतलब ये प्री मार्केट में ही हो जाता है। प्री मार्केट क्लोज होने के बाद वो रेट डिसाइड कर लेती है। उसके बाद क्लोज होने के बाद प्री मार्केट 8 बज गया, उसके बाद वो डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद इनके बीच में ट्रेड हो जाएगा। पर ये रेट जो निकलता है ना, ये रेट निकलता है एक्सचेंज के द्वारा। और रेट कैसे डिसाइड होता है उसको मैं बताता हूँ। सपोज कि मैं किसी रेट का मैं 990 रुपये में बाय करना चाहता हूँ। एक 980 रुपये से करना है, कोई 1000 से कर रहा है, कोई ऊपर से कर रहा है, कोई भी रेट का बाइंग है। जिस तरह से बाइंग का रेट लगा रहे हैं, सेम उसी तरीके से सेलिंग वाले भी रेट लगा रहे हैं कि मैं इस रेट से सेल करना चाहता हूँ, इस रेट से सेल करना चाहता हूँ। तो जिन जिन रेट पे मैच होता जाएगा उन फिगर को लेगा एक्सचेंज, और उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक एल्गोरिथम इनका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सिंगल रेट निकाला जाएगा। और उसी रेट पे जो उसके फेवरेबल रेट में रहेगा, बायर और सेलर जो रेट निकाला उसने, सपोज 1000 निकाला, तो 1000 के जो फेवरेबल रेट होगा उन्हीं के ट्रेड होगा, उसी रेट पे होगा, आपके बोलने वाले रेट पे नहीं होगा। मतलब उसके फेवरेबल रेट पे हो जाएगा, उसी रेट पे बाजार खुलेगा। हाँ, सपोज कि आप बाय करना चाह रहे हैं कि 980 रुपए, 1000 रुपए के बाद 990 रुपए में आपने करना चाहे तो हो जाएगा। पर अगर कोई 1000 रुपए से ऊपर का बिड लगा रखा था तो उनका हट जाएगा वो रेट, उसको ट्रेड नहीं होगा, उसके ट्रेड नहीं होगा, उसको बिड नहीं लगेगा। मतलब मल्टीपल बिड लगानी चाहिए। अब मल्टीपल बिड नहीं सर, आप अपने हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि सर सबसे सिंपल चीज आपको बताऊं ना कि प्री मार्केट सेशन में बहुत सारे ट्रेडर होते ही नहीं। क्योंकि अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि इसके रूल क्या होते हैं, नहीं पता है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, पर मार्केट ये जरूरी है ये चीजें। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार जब 9:15 बजे के बाद मार्केट ओपन होना ही है, जब पूरा सेशन चलना है, फिर ये छोटा सा 7-8 मिनट का क्या है, ये क्यों कर रहा है?
मतलब रीजन क्या है इसका, इससे क्या मिल जा रहा है उसको, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री मार्केट का थोड़ा और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज ये है कि आपका ये जो रेट होता है वो रेट सिंगल रेट होता है। सिंगल रेट पे बाइंग सेलिंग जो रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज, है ना, राइट। यहाँ पे एक्सचेंज डिसाइड करती है कि किस में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा प्री मार्केट में ना जनरली जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, वो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे होते हैं कि निफ्टी कितना ऊपर जा रही है। बैंक निफ्टी पहले लगाता था पर सौदा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। नहीं लगाते थे ना। हाँ। पहले चीज की निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन और फ्यूचर में होता ही नहीं प्री मार्केट। ओके। प्री मार्केट केवल और केवल कैश सेगमेंट में होता है। ओके। और वो भी कैश सेगमेंट सब में नहीं होता है सर। 6,000 7,000 जितने भी शेयर है ना सभी में नहीं होता है। आप वहां पे जाओगे तो वहां कुछ नहीं होगा। तो किस में होता है, एक तो पहली बात निफ्टी 50 में जितने शेयर हैं उसमें तो होता ही है। ओके। उसके बाद उन शेयरों में होता है जिनकी वॉल्यूम अच्छी है, जिन पे ट्रेडर इंटरेस्टेड ज्यादा है, वॉल्यूम अच्छी है, उन्हीं पे होता है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर पे होता है, सारे शेयर पे नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि कैश सेगमेंट में ही होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप देख रहे हो तो देखो, पर उसमें होता नहीं है। अच्छा तो होता नहीं है तो क्वेश्चन ये उठता है फिर वो प्री मार्केट में 9:15 से पहले निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे कैसे दिखाता है? दिखाता है सर। दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है ना वो 50 कंपनियों को मिलाकर हुआ है। तो 50 कंपनियों को जो इक्विटी में हो रहा है ना, इक्विटी में जो रेट लगाया जा रहा है वो प्रेडिक्शन है, वो चीजें वहां पे उसके वजह से उसमें हो रहा है ऊपर नीचे। एक जब हम लोग मार्केट सेशन लेंगे, एक और सेशन हम लोग लेंगे निफ्टी के बारे में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो शेयर हैं और किसके क्या वैल्यू रहती है और किस तरह का होता है। वो हम लोग बाद में सेशन लेंगे। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि कैश सेगमेंट में होता है, फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं होता है। सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, आप चाहे जो भी चीजें लगा लो। अच्छा लगाने से ट्रेड एग्जीक्यूट होने से मतलब 9 बज के जब तक वो क्लोज नहीं हुआ है या फिर 9:07 से पहले जब तक वो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, रेट नहीं डिसाइड हुआ है, उसके पहले आप जितने बार चाहें अपने बीट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग रहता है। आप चेंज कर सकते हो। तो सर नॉर्मल मार्केट में भी हम कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसके पहले आप कितने बार भी कर सकते हैं, कितने बार भी आप इसको कर सकते हो। रेट को भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग समझते हैं हम लोग कि ये सारी चीजें चेंज तो कर सकते हैं, पर ऑर्डर इसमें 2 तरह का ऑर्डर लगता है सर। ओके। अब ये थोड़ा नया चीजें आ रहा है ना, मतलब इसमें ऑर्डर 2 तरह का ऑर्डर लगता है। मतलब प्री मार्केट में जो ऑर्डर लगाने का तरीका है ना सर, ये भी 2 तरह का है। एक वो तरीका है जो आप चाहते हैं कि केवल प्री मार्केट में ही रहे, एग्जीक्यूट हो गया, मेरे को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा कैंसिल हो जाए ऑर्डर। ओके। आप ऐसा कर सकते हो। और एक आप ये चाहते हो कि सर मैं ट्रेड तो लगा रहा हूं प्री मार्केट में, इस रेट से लेना चाहता हूं या फिर बेचना चाहता हूं, इनकेस अगर प्री मार्केट में मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो यही रेट मेरा पोस्ट मार्केट तक, मतलब आज के पूरा दिन रेगुलर मार्केट में भी यही रहे, मेरा ऑर्डर ट्रांसफर हो जाए, वहां ऑर्डर मेरा वो बना रहे। ओके। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वैसा भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार मार्केट वो जब नॉर्मल मार्केट ओपन होगा तब मैं वहां पे देख लूंगा अपने हिसाब से, मैं तो इसी के लिए स्पेशली लगा रहा हूँ कि इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके। तो ऑर्डर यहाँ पे 2 तरह का लगेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं। मैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, एक बार रिवाइज वो तो आप बताइए। जी बिल्कुल। आप प्री मार्केट सेशन सर 9 बजे बाजार चालू होता है। प्री मार्केट जो कि 9:07 से 9:08 तक, मतलब जो क्लोजिंग टाइम है उसका 9:07 से 8 मिनट के बीच, कभी भी वो एनएससी या बीएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी बंद कर सकती है। ठीक है। यहाँ पर हमको अगर कोई सौदा पुट करना है तो ये पहली बात, ये कैश में ही सिर्फ ट्रेड होगा, केवल और केवल कैश मार्केट में ही काम होगा। फ्यूचर ऑप्शंस में ये काम नहीं करेगा। मतलब आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको 9:15 का इंतजार करना होगा, राइट। दूसरा ये, अब तीसरा ये कि अपन ये ऑर्डर 2 टाइप्स लगा जा सकते हैं। ऑर्डर 2 तरह का लगा सकते हैं। पहला जो सिर्फ उसी टाइम के लिए रहेगा, मतलब जो 9 बजे चालू होगा और टिल जब तक एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज उसको बंद नहीं कर देता, पर वो 2:08 तक बंद करना हो ही जाएगा। मतलब उसने बंद नहीं किया तो 9:08 में क्लोज हो जाएगा, वो तो फिक्स है। अब यहाँ पर ऑर्डर हम लगाते हैं सिर्फ इस 8 मिनट के लिए, या फिर हम पोस्ट के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब नॉर्मल सेशन जो होती है एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब मेरी जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ है, तो आप रेगुलर मार्केट पे भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल जी सर। यहाँ तक तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं सर।
ज्यादातर लोग जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना सर, ओके। ट्रेडर, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेडर प्री मार्केट को लगाते नहीं है पर देखते हैं पूरा है। रीजन बताता हूँ। वो लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि प्री मार्केट कितना गैप अप में होने वाला है, कितना गैप डाउन में होने वाला है, उसके थ्रू वो लोग ऑप्शन में ट्रेड करने चाहते हैं। बिल्कुल। पर सर मैं आपको एक चीज बताऊं ना सर, ये फिगर हमेशा सही नहीं होता है। हाँ सर, ये जो फ्री फिगर होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा है ना तो इस वीडियो के बाद आप देखना कि जो प्री मार्केट में दिखाएगा ना वो गैप अप में ओपन होने वाला है, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट से निफ्टी ओपन होने वाली है, और मार्केट ओपन होते ही 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा नीचे आ जाता है। वो उसी रेट में आ जाता है जिस मार्केट में क्लोज हुआ था, या फिर वो नीचे आ जाता है। आपको पता ही ना, आप ये सोच के बैठते हो कि मैं कॉल ऑप्शन में बैठूंगा, मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट। एक्सचेंज ने जो सिंगल रेट निकाला था वो 100 प्लस था ही नहीं। नहीं सर, वो था पर वो नहीं था। अब क्या इसको चेक करना है आज का सर, आज ट्रिकी ऐसा लग रहा है कि था नहीं था, पर हम लोग क्लियर कर रहे थे। ठीक है सर, अगर आपको इसका फाइनल फिगर अगर एक्चुअल में जानना है कि जो ये फिगर है वो सही है या गलत है, तो उसका एक तरीका है। जी बताइए। तरीका ये है कि आप जब ये ट्रेड, प्री मार्केट ट्रेड जब हो रहा हो ना, तो आप उसके जिस शेयर का आपको देखना है ना, लगभग निफ्टी का आप सारे देख लो क्योंकि उसी पे पूरा डिपेंडेंट है, तो उन शेयर का वॉल्यूम जरूर देखना है। और वॉल्यूम इसलिए कई बार सर यहाँ पे पता है आपको, सभी जो बड़े ट्रेडर हैं, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ और नए लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना सर, वो इतने तेज हैं कि दिखाते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। वो जानबूझ के कुछ शेयर लेना, उनको 1 लाख शेयर है, सपोज आज 1 लाख शेयर बाई सेल करनी है, पर वो केवल 5 शेयर 10 शेयर 20 शेयर पे ट्रेड करेंगे वहां पे, और दिखाएंगे फिगर यहां से यहां ओपन होने वाला है, और जैसे आप उसको देख के आप कूदोगे वो सीधा अपने एग्जिट करके अपने निकल जाएंगे और दूसरा शेयर सेल कर देंगे वो। तो बेसिकली उनके वॉल्यूम पे जरूर ध्यान देना कि वो जो लास्ट ट्रेड हो रहा था वो एक रेट, सिंगल रेट पे, वो कितने वॉल्यूम से हो रहा था। पता चला वो 5 शेयर 10 शेयर से हो रहा था, कतई भरोसा मत करना, बिल्कुल मत करना सर। पर्सनल राय में बता रहा हूं, उन पे मैं देखता हूं, आप भी देखा करना, और उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। तो ट्रस्ट उन्हीं पे करना है कि जो गैप अप होने वाला है, और गैप अप में भी शेयर बहुत सारे हैं, मतलब वहां पे वॉल्यूम बहुत है। तो अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। टेक्निकल हो रहा है सर, थोड़ा टेक्निकल हो सर, हमारा काम ही यही है कि हम लोग ना जितनी चीजें हो सके। हमारे जो नए यूजर है सर तो आप लोग परेशान मत होइएगा अभी। मतलब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब आपको लगेगा कि सर इतनी शेयर का, इतनी सारी कंपनियों का शेयर कहाँ पे मैं देखूंगा। बहुत सिंपल है। ये हम लोग बता देंगे, अभी बताएंगे तो पता चला इनको मतलब वो सब होच पोच हो जाएगा, चीजें सब मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप नहीं करना है हमें, हम लोग धीरे धीरे करते हैं सर। ये लंबा सेशन चलेगा, और हमारा जो प्रयोग पाठशाला है, जो योगेश जी और मैं हूँ, ये हम लोग बहुत टाइम तक है सर, हम सारी चीजें सिखाएंगे और ये हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे, तो इसकी चिंता ही मत करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं सर, हर कोई जो नए ट्रेडर्स हैं ना, जो नए लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि आज जल्दी अगर पैसा होता ना मैं तुरंत ट्रेड कर लेता, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी तो अच्छा वॉल्यूम है, ये है वो है। सर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पहले कई लोगों को तो पैदा होने से पहले ही मार्केट चल रहा है, और कई लोगों के मरने के बाद भी ये चलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये मार्केट क्या होगा इलेक्शन में। आप पहले नॉलेज ले लें, आप आराम से कीजिए, मार्केट यहीं रहेगा, मार्केट चलता रहेगा। अभी इस रेट से किसी और रेट से चलेगा, पर चलेगा ये मार्केट, चिंता ना करें। वैसे भी इलेक्शन तो हर साल होते हैं सर, हर साल होते हैं। और इलेक्शन छोड़ो, नेक्स्ट इलेक्शन मिल जाएगा। और इलेक्शन छोड़ो सर, अभी एक और चीज होने वाला है, बहुत सारी चीजें, मार्केट का टाइम चेंज होने वाला है, जो बहुत सारी चीजें चल रही है, सेशन चेंज होने वाला है, कि अब वो छुट्टियां जो सैटरडे संडे को होती है, हो सकता है कि सैटरडे को कंटिन्यू हो जाए, हो सकता है संडे को भी कंटिन्यू हो जाए। तो चलो आप जितना ट्रेड करना है उतना करो, पर वो सारी चीजें जब वो अच्छे रेगुलर में चलेगा, वॉल्यूम होगा, तब आप ये मत अफसोस करना कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो आज जो नॉलेज जो अभी चल रहा है, उस नॉलेज को पूरा गेन कीजिए, उसको सब कुछ सीखिए, उसके बाद आप चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हम लोग प्री मार्केट का लगभग बातें हम लोग तय कर लिए हैं। दूसरा मार्केट जो सभी को पता है वो होता है कौन सा? 7 से रेगुलर मार्केट सेशन, जिसको हम कंटिन्यूअस मार्केट ट्रेडिंग सेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं हम 7 से 3:30 तक। इसमें हम कितने बार भी अब जो भी चीजें बाय सेल करना चाहें हम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो तीसरा मार्केट होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन। पोस्ट ट्रेडिंग सेशन जिसको मार्केट सेशन, इसमें कैसे होता है? अरे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम टाइम इनको सर बता दीजिए, टाइम क्या होता है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन का।
पोस्ट मार्केट सेशन सर 3:40 से हाँ 4 बजे तक चलता है। बिल्कुल। और ये सर आपको बता दूं, आपको बहुत सारे यूजर्स हमारे होंगे जो आज इनको पता चलेगा और इनको ऐसा लगता होगा 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, वो अपना शट डाउन किया और वो चले गए, अफसोस करके चले गए कि भाई मेरा फंस गया या फिर मैं प्रॉफिट हो गया। 3:40 से 4 बजे तक हमको पोस्ट मार्केट सेशन भी मिलता है और इस पे आप ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट इसके कुछ रूल्स हैं। अब वो तो सर प्री में रूल्स हैं, पोस्ट में रूल है, रेगुलर मतलब अगर पोस्ट कहा गया है तो कुछ रूल्स कुछ तो होंगे, बनाए हुए हैं, कुछ तो होंगे उसमें, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ अच्छी है, चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे है। तो सेम सर, सेम जैसे प्री में था उसमें भी यहाँ पे भी जो रेट से ट्रेड होगा ना, वो आपके और हमारे बीच का ट्रेड नहीं होगा सर। रेट वो रेट डिसाइड करेगी एक्सचेंज। जैसे ही 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा, जैसे 3:30 बजे मार्केट क्लोजिंग होती है, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर उसका फाइनल फिगर क्लोजिंग रेट जो होता है वो एक्सचेंज की तरफ से आ जाता है, और वो जो एक्सचेंज की तरफ से आएगा उसी रेट पे वो बाय और सेल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे जब ऑर्डर लगाएंगे थोड़ा चेंज है इसमें। अब चेंज ये है कि यहाँ पे आप रेट नहीं लिख सकते, जैसे प्री मार्केट में ना आप रेट लिख रहे थे कि मैं इस रेट से बाय करना चाहता हूँ, इस रेट से, बात की बात है उसमें रेट जो भी मिलेगा, पर आप रेट वहां पे पुट कर रहे थे। यहाँ पे आपको रेट पुट करने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे केवल आप एक ही चीज पुट करोगे, वो क्या है? क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आपको बाय और सेल करनी है। मतलब रेगुलर मार्केट होने के बाद एक्सचेंज एकदम गुस्से में बैठा हुआ है कि तुमको तो मैंने 6 घंटे दे दिया, अब तुमने ट्रेड नहीं किया, अब रेट मेरा और क्वांटिटी तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। तो ये चीजें होती है, यहाँ पे एक रेट डिसाइड होता है और उसी रेट पे आपको बाय और सेल कर सकते हो। बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पे अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लग रहा होगा सेशन खत्म हो गया। नहीं वो है ना सर, वो सरप्राइज वाला सेशन। सरप्राइज सेशन, यस मैंने बोला था सरप्राइज सेशन, वही तो इंपॉर्टेंट सेशन है। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्री मार्केट, कंटिन्यूअस मार्केट और पोस्ट मार्केट के अलावा एक और मार्केट है जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आपने एक नाम सुना होगा, ब्लॉक डील। ब्लॉक डील के बारे में आपने सुना है नाम? सुना ना सर, ब्लॉक डील में इतने शेयर खरीदे गए, ब्लॉक डील में इतने शेयर, ब्लॉक डील या ब्लॉक विंडो, ऐसे वर्ड बोले, ब्लॉक डील बोलो या ब्लॉक लाखों में चलते हैं सर शेयर, शायद उसमें 8 छोटे मोटे शेयर होते नहीं सर, लाख शेयर खरीदेगा, छोटे मोटे होते ही नहीं है, ये छोटे मोटे होते नहीं, पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है सर। बिल्कुल सर, एक मतलब पड़ेगा ही, मतलब अगर लाखों में कोई चीज जा रही है तो सर अभी हम लोग बात करते हैं जिसका नया सेशन, जो हम लोग, नया सेशन नहीं है हमारे लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए नया है। ये नया ये है कि एक और सेशन होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक के नाम से जानते हैं, या तो ब्लॉक डील बोलो या फिर ब्लॉक विंडो बोलो। ये एक सेशन होता है जिसमें किसको, कौन लोग होते हैं जो इस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। सर ब्लॉक डील से हम मतलब यूजर्स को और हम लोगों को ये लगता था पहले कि ब्लॉक डील का मतलब है कि आफ्टर मार्केट और मार्केट के बाहर ऑफिस में बैठकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस रेट से आपके 5 करोड़ या 10 करोड़ या 5 लाख शेयर खरीदने वाला हूँ, जो कि मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हमको लगा कि ब्लॉक डील का मतलब ये है जिसका कोई सेशन नहीं होता है, पर ऑन पेपर खरीदे जाते हैं। आपने ना कुछ हद तक से बोल भी दिया, कुछ हद तक बोल भी दिया, चीजें होता कुछ इसी तरह से है, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक्सचेंज में ही होता है, यहीं पे होता है, पर ये बड़े डील, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करें ना, इसमें 5 लाख से ऊपर के शेयर होते हैं। 5 लाख क्वांटिटी मतलब रेट कोई भी हो, 5 लाख कम से 5 लाख क्वांटिटी या 5 करोड़ से ऊपर का बोलिए, मतलब एमआरएफ की ब्लॉक डील नहीं होगी। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बेसिकली डील नहीं होगी, अब हो सकती है, अब तो 2600 के आसपास आ गया है, 2500-2600 वो हो सकती है उसकी हम। हाँ, पर इसमें सबसे पहली बात कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर जो होते हैं, इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड बड़े लॉट पे अगर वो ट्रेड करती है, FII हो गया, बैंक्स हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ना, इनके पास क्वांटिटी बहुत होती है। तो अगर इनको नॉर्मल सेशन में अगर इनको टाइम दे दिया जाए ना, तो सर ये मार्केट गिरा देंगे, एकदम से उठा देंगे। तो बेसिकली ये जो बनाया गया है ना, वो इसी चीज के लिए बनाया गया है ताकि जो नॉर्मल ट्रेडिंग में जो हमारे जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं, जो नए हैं, इनको ना कोई मतलब दिक्कत हो जाए, इसके लिए इनको अलग से सेशन, अलग से विंडो दिया गया है कि सर आप यहाँ पे टिकट बुक करवाइए। आप थोड़े अलग है, इन पे दिक्कत ना करे सर, आप एकदम से आके इनको हाहाकार मचा देंगे तो पता चले ये डर के भाग जाएंगे कि मार्केट में आज क्या हो गया। तो जानना जरूरी है इसमें आप क्या फर्क पड़ता है, कैसे होता है। अच्छा, ब्लॉक डील में भी सर 2 विंडो है, 2 टाइमिंग है। अब ये अलग सर, टाइमिंग का आज बड़ा टेंशन वाली चीज है। तो ये क्या मार्केट टाइम पे ही है? अरे सर अब देखो, अब मार्केट अभी क्या, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे? प्री मार्केट 9 बजे से चालू किए थे, 9 बजे से चालू किए थे। अब उसको थोड़ा और पीछे चले जाओ,
तो सुबह सुबह क्या उठने के बाद एकदम अरे सर अब गुड मॉर्निंग ही ब्लॉक डील से होगी। आप वैसे ही होने वाला है सर। उसके पहले चले जाओ 9 बजे जहां से आप मार्केट स्टार्ट किए थे ना, उसके पहले ये लोग काम करके निकल लिए थे। मतलब 8:45 में इसमें 2 विंडो होता है सर। एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक आफ्टरनून सेशन होता है। ओके। मॉर्निंग सेशन जो होता है वो 8:45 से 9 o'clock तक होता है। 8:45 से 9 बजे तक ये ब्लॉक डील वाले यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और दूसरा जो विंडो होता है ये आफ्टरनून मतलब नॉर्मल मार्केट सेशन चल रहा है ना सर, उसके बीच में 1-2 बजे के आसपास। नहीं सर, हाँ बिल्कुल उसी के आसपास से आप पहुंच ही जाते हो वहां पे। मतलब ये अब मिडिल तो वही हो गया ना। वही हो गया, हम पहुंच ही जाते। ये होता है 2:05 2:05 से 2:20 15 मिनट यहाँ पे हो गया 8:45 से लेकर 9 बजे तक। और एक 15 मिनट का वहां पे होता है मिड में 2:05 से 2:20। इस बीच में 2 विंडो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ब्लॉक डील सेशन और एक होता है आफ्टरनून ब्लॉक डील सेशन, जिसको हम 15 मिनट का होता है, जो होता है 2:05 से 2:20 में। ओके। अब इसी बीच में जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अच्छा इनके जो प्राइस होते हैं ना, ये जो ट्रेड होते हैं ये नॉर्मल प्राइस जो होते हैं इस पे नहीं होती सर ट्रेड। तो ये डिसाइड कौन करता है प्राइस? ये सर एक्सचेंज और उसका जो जिसकी कंपनी है, जो एक्सचेंज है, बेसिकली एक्सचेंज डिसाइड करती है, एक्सचेंज इनको देती है। और इनका कई बार इनको सर डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं इनको। तो अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसका डेटा आप लोग कई बार देखते होंगे, कुछ लोग फंडामेंटल पढ़ाते होंगे, उसमें बताते होंगे FII ने इतना खरीदा, इतना ये किया, इतने शेयर बेचे गए। तो अब ये सेशन भी जान लिया आपने, अब ये चीजें भी जान लिया कि ये कौन लोग होते हैं और कब करते हैं, कितनी क्वांटिटी से करते हैं। तो पहली बात, अगर ब्लॉक डील में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो छोटे मोटे लोग कर नहीं रहे, बड़े लॉट में काम हो रहा है। तो सर अब आपको है कि न्यूज को अब जानिए, पहचानिए उनको कि कौन से शेयर पे आज डील होने वाली है या हो चुकी है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आपको पहले अगर प्रिडिक्शंस बात कर रहा हूं सर, अगर आपको पहले प्रिडिक्शंस है तो आप उन शेयर्स पे लेके रख लीजिए, अच्छा खासा बूम होने वाला है। अगर आप नए हैं और अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो आप उस पे साथ भी अब जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं, दूसरे दिन भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो एक अच्छा इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा चीज है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है मेरे ख्याल से? एक बार रिवाइज करें सर, एक बार हम पॉइंट बाय पॉइंट। 8:45 ब्लॉक डील 8:45 9 से बजे बंद, 9 बजे बंद, 9 बजे प्री मार्केट सेशन ओपन। हाँ, 9:07 से लेके 8 मिनट तक जो कभी बंद हो सकता है, मतलब 9 बजे से लेके 9:08 तक 8 मिनट मान लो प्री मार्केट। हाँ, प्री मार्केट, जहां पर सिर्फ कैश में काम होगा, कैश ओनली, कैश नहीं होगा, फ्यूचर ऑप्शन नहीं। आप जब जो भी रेट पुट करते हैं उसके बाद एक्सचेंज बताता है कि इस रेट पे हाँ ट्रेडिंग होगी। 9:15 से रेगुलर मार्केट जी, 3:30 बजे रेगुलर मार्केट बंद हो जाएगा। 3:40 से पोस्ट मार्केट पोस्ट मार्केट, हाँ 4 बजे तक बंद बिल्कुल। अच्छा, किसी ने अगर आज प्री मार्केट में ट्रेड किया है, ये ब्लॉक डील रह गई सर 2:05 से 2:20 तक। अच्छा, ये टाइम, इसीलिए मैंने आपको सब पहले इनको बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टाइम आज ना कॉपी पेन लेके बैठना, और ये इसको आज लिख ही डाल। मुझे तो याद हो गया सर, आपको ये सब बिल्कुल एकदम याद हो गया ना। तो आप लोग इसको बैक करके भी देख लेना, आगे पीछे करके देख लेना इसको, और टाइम को नोट डाउन कर लेना। आप क्यों नोट डाउन करना है? क्योंकि आप लोग भी इन चीजों को जब बताएंगे, आप सीखेंगे, तो आपको सीखने के लिए टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, किसी भी चीज को करने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशन जानना जरूरी है। तो ये चीजें होता है सर। एक इंपॉर्टेंट जो हमने इनको बोला था, टिप्स कुछ देने वाले हैं आप। अच्छा, पाठशाला की टिप्स। यस, कुछ तो टिप्स देने वाले हैं, तो वो टिप्स दीजिए इनको कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। सर, ये सेशन जो अपन ने अभी किया हुआ है, सेशन में अपन ने 2 वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया। आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं जी। तो मेरा कहना सर ये है कि आप जब बाजार में आ रहे हैं हम सुबह, तो आपका सिनेरियो क्या है? जब हम प्री मार्केट सेशन में उतर रहे हैं जी, हम कैश में काम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में हम सुबह 9:15 पे आ रहे हैं जी, तो मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मतलब मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मैं इन्वेस्टर के उससे आ रहा हूँ या ट्रेडिंग के लिए? मतलब मैं सिर्फ आज के लिए हूँ, मेरा टारगेट प्रॉफिट कमाना है, या मैं इन्वेस्टमेंट करने आ रहा हूँ शेयर्स को खरीद के डिमेट में डालने के लिए जी। अभी होता क्या है सर, जो नए यूजर हैं या फिर जो क्या टेलीग्राम और इन पे चल रहे हैं, तो 9:09 बजे उनके पास फोन आता है, या फिर वो देखते हैं या उनका मन करता है कि आज एक काम करते हैं, आज ना अपन अपोलो खरीद लेते हैं। 9:20 में उन्होंने खरीद लिया। 9:29 तक देख रहे हैं, 3:29 तक देख रहे हैं यार टारगेट नहीं आ रहा है,
तो एक काम करते, काटते नहीं, होल्ड कर लेते, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो ये सर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ। तो यूजर्स, आपको भाइयों जब भी आप ट्रेडिंग करने जाए तो अपना सिनेरियो नहीं बदलना है। अगर आप 9 बजे बाजार जा रहे हैं, 9:30 बजे, अगर आप इस मूड से आ रहे हैं कि आज जो आया प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपको पोजीशन होल्ड नहीं करनी है नए इन्वेस्टर के लिए।